अब हम लोग सुपारी आंदोलनकारी थोड़ी है। बाकी और हिंदी की दुनिया में क्या चल रहा है ये आप बताएं, हम तो बस अपना जान रहे हैं कि बस लिख रहे हैं। हम तो पाठक हैं खुद। हर आदमी के पास जो लेखक जैसा कुछ काम कर रहा हो उसके पास एक डायरी है जहाँ पर पाठकों का संहार करना ठीक नहीं है ना। पाठक बहुत मुश्किल से हिंदी की दुनिया में निकल के आए हैं जो लेखकों को ढूंढ के पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी की किताब आप खरीदते हैं तो खरीदने भर से जो है आप मतलब आईफोन यूजर टाइप का फील करने लगते हैं कि आप लेखक का पोस्टर लगा सकते हैं, लेखक को मंच दे सकते हैं, लेखन को मंच नहीं दिया जा सकता है। लेखन का मंच पाठक की रुचि है और पाठक की पसंद है। अगर आपको पाठक ने पसंद किया तो ही आप आगे जाएंगे। लेकिन उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि आपकी किताबें बिकें और नए लोगों तक भी पहुंचे? गाने तो देखे हैं मैंने आपके, वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही तरीका है। तो मेरा 0 बजट में गाना तैयार होता है, लगभग 0 बजट का मतलब है कि मैं उसके लिए फीस नहीं देने कहीं जाता हूँ। हम अपने मित्रों के साथ गाना तैयार कर लेते हैं। ये सब चोचला है ना। ये खलासी कम है, ये लोग टाटा मैक्सी जो बस चलता है उसका खलासी ज़्यादा है जो गेट पर लटका रहता है। उनका कहना यह है कि हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या जिस तरह का लिख रहे हैं और बाकी जो लिखा जा रहा है वो बहुत हल्का है, सतही है। नई वाली हिंदी का मतलब पूरे समुच्चय से है। नई वाली हिंदी का मतलब है एक ऐसा कवर जो मनहूस ना दिखे किताब का। कहानी के आलोचना का एक अलग सलीका होता है, एक तरीका होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप बिना पढ़े लिखे देखे बैठ के किसी को मासी, किसी को कलासी, किसी को खलासी, किसी को प्रवासी। अच्छा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे भी खुद को आलोचक कहते हैं। वो कहते हैं कि हम एक आलोचना की परंपरा से आ रहे हैं। वो स्वघोषित परंपरा भी हो सकती है या उन्हें हो सकता है कि किसी ने बोला हो। मुख्य धारा साहित्य की मुख्य धारा क्या है? आप उसमें है या नहीं है? मिर्जापुर गईले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कईल बलमो। अरे मनवा के वेदना बैदो न जाने। नमस्कार, अमर उजाला काव्य के साथ जुड़े हुए हैं आप और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। आज का जो पॉडकास्ट है वो खास ये जानने के लिए कि हमारे साथ जो शख्सियत आज हैं वो डार्क हॉर्स हैं, औघड़ हैं या फिर यार जादूगर हैं। आपने इनकी किताबें पढ़ी होंगी। लखपति लेखक हैं। सारी किताबें लाखों की संख्या में बिकी हैं। पुस्तक मेलों और साहित्य उत्सवों से लेकर मेट्रो के नीचे जो दुकानें हैं जहां पायरेटेड कॉपीज मिलती हैं वहां भी इनकी किताबें मिलती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका दीपाली। बहुत इस भागदौड़ और कार्यक्रमों के बीच अमर उजाला में आके कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, जहाँ उजाला हो वहाँ के कैसा लगेगा, है ना। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है और अमर उजाला के कविता के मंचों पर मैं अक्सर जाता ही हूँ। आज अमर उजाला के पॉडकास्ट में आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला है, तो विशेष आभार जी। तो पायरेटेड कॉपीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऐसा भी है कि जितनी किताबें आपकी असल में बिकी हैं, पायरेटेड कॉपी उससे ज़्यादा बिक गई हो? पायरेटेड कॉपी की संख्या को आंकना तो नामुमकिन है, तभी तो वो पायरेटेड है कि आपको नहीं पता होता कि वो कितनी बिकी है। लेकिन जब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन जहाँ पे नकली किताबें बहुतायत में है। अच्छा, ऑनलाइन भी? ऑनलाइन ज़्यादातर, मतलब वहाँ आप 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रिव्यू देखेंगे और ये मुझे पता है कि हमारे प्रकाशक को वो रॉयल्टी और मुझे वो रॉयल्टी नहीं आई है। और वो जो सेलर हैं वो नकली किताब वहाँ पर बिक रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रकाशक किताब भेजेगा नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ बुक बिक रही हैं और वो रिव्यू दिख रहे हैं। इसका मतलब कि वो नकली किताबें हैं। तो उनको देख के ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जितनी किताबें असल में बिकी हैं प्रमाणिक तरीके से, वैध तरीके से, उससे कम नहीं बिक रही है नकली किताबें। तो ये है। पहले ये बहुत खुशी होती थी कि कहीं देख लिया कोई पायरेटेड कॉपी नकली। पहले मेरी मुखर्जी नगर में फ़ोटो कॉपी शुरुआत में आज से 3-4 साल पहले मैंने देखा था बिकते। एक बार गाजियाबाद के पास मैंने फोटो कॉपी देखा था दुकान में, जहाँ पे कुछ मतलब किताब नहीं, फोटो कॉपी। तो ही मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने फेसबुक पर डाला था, देखो मेरी किताब की फोटो कॉपी बिक रही है। रॉयल्टी का तो नुकसान हो गया। नहीं, तभी लगता था कि ये प्रचार है, तभी लोग मुझे कहते थे कि रसगुल्ला खिलाओ, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारी फोटो कॉपी बिक रही है। अब लगता है कि वो रॉयल्टी का नुकसान है, क्योंकि अब वो संख्या लाखों में है
तो आपको नहीं लग रहा कि कोई आंदोलन ऐसा भी होना चाहिए जो पायरेसी के खिलाफ हो? अब इतने सारे आंदोलन, अब हम लोग सुपारी आंदोलनकारी थोड़ी है कि एक सुपारी अब जो किताब पायरेटेड किताबों के खिलाफ हो। देखिए, इसका कोई मैकेनिज्म अभी ढूंढ नहीं पाया है, प्रकाशक भी नहीं ढूंढ पाए हैं और लेखक भी नहीं ढूंढ पाए हैं कि इसको कैसे रोका जा सके। आप 1 सेलर 2 सेलर 3 सेलर पर दबिश करवाइएगा, किताब नकली निकलवा लीजिएगा, वो बहुत करेगा तो आपका बेचना छोड़ देगा, या नहीं तो फिर एक शहर में एक दुकान पकड़ेंगे, दूसरे शहर में दूसरी दुकान में बिक रहा है, तो मुश्किल है इसको। अभी तक ये बहुत बड़ी चुनौती अब निकल तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा अभी तक। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जिससे निपटना इस तरह से होगा कि आपको अब असली नकली किताबों के बीच के दाम का अंतर जो है, कई बार लगता है कि वही मिटा दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी है कि पाठक को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो पेज लुगदी की तरह है, नहीं है। उनको है कि कहानी वही है, किताब सस्ते में मिल रही है, सामने मिल रही है तो ले लेते हैं। मुझे लगता है पैसा भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि सहज तौर पे मिल जा रहा है। अब मैं जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, वहाँ अगर किताब मिल रही है तो कोई ये क्यों जांचने जाएगा कि ये असली किताब होगी कि नकली किताब होगी, बस वो मिल रहा है तो ले लिया। तो खैर, ये तो पायरेसी तो चल रही है और इसमें अभी कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी और हिंदी की दुनिया में क्या चल रहा है ये आप बताएं, हम तो बस अपना जान रहे हैं कि बस लिख रहे हैं। हम तो पाठक हैं खुद, और बाकी जो हिंदी की दुनिया में हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत खबरें जो आती हैं उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप तो वहाँ मूल में हैं, कोर के साथ जुड़े हुए हैं। आप तो अखबार से हैं और आप सूत्रधार हैं, तो आपके पास तो छन छन के खबरें आती होंगी। आप तो डेस्क पर इसलिए बैठी हुई हैं कि वो खबरें आए। तो बताइए कि हिंदी की दुनिया में क्या चल रहा है, आज तक क्या चल रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हिंदी की दुनिया में अब नीलोत्पल मृणाल की अगली किताब कब आएगी? मैं कोशिश है कि जनवरी फरवरी तक में अगर आ जाए, मतलब लिखने की प्रक्रिया में हूँ, पूरी करने की प्रक्रिया में हूँ, तो कोशिश है कि जनवरी फरवरी तक ले आऊँ। अच्छा, बहुत जल्द कोशिश करूँ तो फरवरी तक देखता हूँ। किस विषय पर होगी? उपन्यास होगा और युवाओं के जीवन पे ही आधारित होगा। एक कुछ ऐसे युवाओं की कहानी है जो अपने अपने कैरियर के दोराहे चौराहे पर खड़े हैं और वहाँ से कौन कौन सी राह 21वीं सदी में नौजवानों को मिल रही है और कहाँ कहाँ वो चल रहे हैं, कहाँ उनको फूल मिल रहे हैं, कहाँ उनको सूल मिल रहे हैं, कहाँ मलमली रास्ता है, कहाँ कटीला रास्ता है, कहाँ पथरीला रास्ता है। ये सब उनके जीवन के चढ़ने वाले पहाड़, उतरने वाली नदियाँ, वो सब उस उपन्यास में। तो कविताओं की किताब के बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं, मैं अभी तक कविताओं के बारे में ये सोचता हूँ कि मेरी कविताएं पता नहीं पढ़ी जाने के बाद कितनी प्रभावी होंगी, मुझे नहीं कुछ इसका अंदाजा है। मैं सुनाने में विश्वास रखता हूँ, तो मैं मंचों पर जाके सुना रहा हूँ गीत जो मैं अपने सुनाता हूँ। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि कविता की किताब। देखिए, किताबों की संख्या बढ़ाना कोई बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अगर अभी कुछ व्यंग लिखूं और उसका मैं एक संग्रह निकाल दूं, फिर मैं गीत लिख रहा हूं, मैं गीत संग्रह निकाल दूं, मैं कविता कुछ। हर आदमी के पास जो लेखक जैसा कुछ काम कर रहा हो उसके पास एक डायरी है जहां पर 100 ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन आप सबको किताब के तौर पर लाके पाठकों का संहार करना ठीक नहीं है ना। पाठक बहुत मुश्किल से हिंदी की दुनिया में निकल के आए हैं, जो लेखकों को ढूंढ के पढ़ रहे हैं, तो उनका कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि उनको गुणवत्ता। तो आपको लग रहा है कि पाठक बढ़े हैं और हिंदी की दुनिया में आए हैं पढ़ने के लिए? पाठक हैं बहुत और बढ़ भी रहे हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण, अभी मैं कुछ दिन पहले लखनऊ के एक लिटरेचर फेस्टिवल में था। मैं अपने सेशन के बाद नीचे उतरा तो मुझे 30 से 40 नए युवा युवतियाँ, लड़के लड़कियाँ आए, कॉलेज के पढ़ने वाले। उन्होंने किताब लेकर मुझे कहा कि मैंने कभी पढ़ी नहीं है हिंदी की किताब, मैं पहला उपन्यास खरीद रहा हूँ। तो ये संख्या 30 मैं अभी बता रहा हूँ, एक दिन की बात। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं जहाँ पर लोग आपसे रोज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 20, 30, 25, 50, 100 लोग रोज नए पाठक आ रहे हैं हिंदी में। ये 100 की संख्या आप सोचिए कि जब ये यात्रा मैं देख रहा हूँ 7-8 साल से, वो कितनी संख्या में बदल चुकी होंगी। तो पाठक तो हैं, पहले मैं कह रहा हूँ हिंदी में, और रोज नए पाठक बन रहे हैं। और इस बात के लिए बहुत प्रयत्नशील रहना चाहिए हिंदी के लेखक को कि वो नए पाठकों की दुनिया बनाएं। तो फिर भी ऐसा कहा जाता है ना, और ऐसा एक कई लोगों का अनुमान भी है कि हिंदी और अंग्रेजी के जो पाठकों की संख्या है वो अलग अलग है। अंग्रेजी जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ हिंदी के लेखक अभी तक नहीं पहुँच रहे हैं। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, या वो वैसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या वैसा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, एक तो है कि अंग्रेजी पढ़ना इस समाज में एक सांस्कृतिक यूँ कि एक श्रेष्ठता का प्रतीक भी माना जाता है। अंग्रेजी की किताब आप खरीदते हैं तो खरीदने भर से जो है आप
मतलब आईफोन यूजर टाइप का फील करने लगते हैं कि मैं आईफोन यूजर समाज से आता हूँ, है ना। तो जो किताब खरीदने भर से सांस्कृतिक श्रेष्ठता का बोध अगर आ जाए तो उस भाषा की किताबों की बिक्री तो होगी ही। उसको पढ़ते कितने लोग हैं? मैंने अंग्रेजी की किताबों पर चर्चा करते हिंदी पट्टी को कभी देखा नहीं है जो अंग्रेजी की किताब खरीदती है, कि वो चाय पीते हुए गलचौरा करते हुए वो अंग्रेजी के 5 लेखकों का नाम लेते हुए कहें कि यार उसकी कहानी गजब, वो जब शुरू होती है हाजीपुर, भागलपुर या गुमला या रांची के गलियों से और वो कहानी ने मुझे हिला दिया। मैंने ऐसा नहीं सुना है। अंग्रेजी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आप कह रही हैं कि अंग्रेजी की किताबें बिकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो निश्चित रूप से वो बिकती हैं। पढ़ी कितनी जा रही हैं ये अभी भी ना मुझे पता ना आपको भी पता है, एक आंकड़ा, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर जो हिंदी पट्टी की दुनिया है जिससे मैं आता हूँ और जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं, वहाँ अंग्रेजी की किताबों के विषय वस्तु पर कितनी चर्चा होती है आप जाके देख लें सोशल मीडिया के मंचों पर, वो भी नगण्य है ना। फिर भी लगता है कि भाई अंग्रेजी की किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तो उसका एक कारण यही है कि वो श्रेष्ठता का बोध देती हैं, तो इसलिए खरीद लो। दूसरा है कि अंग्रेजी की किताबों की पहुँच उस शहरी पढ़ने लिखने वाले वर्ग के पास है जिसके पास इंटरनेट था, जो गांव के पास नहीं था। गांव के पास अब इंटरनेट आया है पिछले 4-5 साल में, जब आप ये नए नए नेटवर्क जब तार अपने बिछाने लगे गांव में, तब और जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जब गांव में अब किताबें पहुंचाने लगा है, तब हम लोग भी लाखों की संख्या में अब आ चुके हैं। पहले वो भाई बेंगलोर और दिल्ली और मुंबई के लोगों को सुलभ था कि वो फ्लिपकार्ट से किताब मंगा लें, अमेजोन से मंगा लें। तो वो अंग्रेजी वाले लोग थे जो कॉल सेंटर में नौकरी भी कर रहे हैं, और उन्होंने अश्विन सांघवी और त्रिपाठी जी को जो है कि उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया किताबें, है ना, वो लेके विषय वस्तु के हिसाब से, चर्चाओं के हिसाब से, समाज पे प्रभाव डालने के हिसाब से, है ना, वो हिंदी वहाँ से मैं तो मानता हूँ कि हिंदी की दुनिया में बहुत आगे की चीज़ है। हिंदी आगे है, और अब इंटरनेट आ गया है, गांव गांव किताब पहुंचने लगे, तो मेरा पाठक अब हाजीपुर, गुमला और देवरिया और जो है कि वो कुशीनगर में बैठ के भी हमें पढ़ रहा है और हमारी किताबें मंगा रहा है। तो जब आप किताब लिखते हैं, किताब लिखने के बाद, क्योंकि छपना तो बहुत आसान है ना आज की डेट में, क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि आपकी किताबें बिकें और नए लोगों तक भी पहुंचे? गाने तो देखे हैं मैंने आपके, वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही तरीका है। नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि अगर मैं गाना नहीं जानता तो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के क्या कर लेता। वो तो मैं जानता हूँ गाना तब गाता हूँ ना। यही काम कोई दूसरा लेखक किसी गायक को हायर करके गाना गवा के और प्रचार कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो तो मेरी रुचि का मसला है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। उसका मैं गीत खुद लिखता हूँ, तो वो तो मेरा हुनर का मसला है कि मैं लिख लेता हूँ। कोई लेखक ये करता है, नहीं करता है। क्या वो उसने किसी गीतकार को हायर किया हिंदी में, क्या किसी गायक को हायर किया, क्या किसी म्यूजिशियन को हायर किया, फिर उसने गाना बनाया, फिर वीडियो डाला? ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो संयोग से एक ऐसा लेखक है जो गाता है, जो गाना लिखता है, जो म्यूजिक की समझ थोड़ा रखता है, और उसके मित्र म्यूजिक बनाते हैं। तो मेरा 0 बजट में गाना तैयार होता है, लगभग 0 बजट का मतलब है कि मैं उसके लिए फीस नहीं देने कहीं जाता हूँ। हम अपने मित्रों के साथ गाना तैयार कर लेते हैं, और जो इसेंशियल जो खर्च हो सकता होगा, जो ज़रूरी खर्च है भाई कि स्टूडियो लिया, ये लिया, वही बस उसमें आता है। तो ये कोई व्यावसायिक दाव नहीं है, दाव पेच नहीं है, बाजार नहीं है। दूसरा है फिर भी एक किताब जैसे यार जादूगर, हाँ, तो वो मेरा मान लीजिए कि आपको अगर संयोग से कुछ अगर हुनर मिला है, उसका आपको लाभ मिल रहा है तो मिलेगा। लेकिन वो कितना मिलेगा? एक बार किताब पढ़ने तक मिलेगा। अगर किताब पढ़ के किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो फिर वही आदमी बोलेगा भाई इसको ना पढ़ना। तो यानी कि किताब की बिक्री किताब के कंटेंट पर ही निर्भर करती है। आप कुछ भी तिकड़म लगा लें, एक बार आप किताब तक ले जा सकते हैं लोगों को, और 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना पढ़वा सकते हैं। हाथ पैर पकड़ के पूरी किताब चलिए पढ़वा सकते हैं, फ़ोन पे फ़ोन करके, और वो कह लेगा लो भाई पढ़ ले रहा हूँ, 5000 रुपये लगेंगे, वो भी आप दे लिए, तब भी पढ़वा लिया। उसके बाद उससे आप कैसे कहलवाइएगा दूसरे को कि भाई इसकी किताब पढ़ो, बहुत अच्छी है। तो वो कंटेंट ही अपना प्रचार करता है। और मैं हिंदी की बात नहीं, अंग्रेजी में भी यही होता होगा। लेखक का पीआर हो सकता है, लेखन का नहीं हो सकता है। आप लेखक का पोस्टर लगा सकते हैं, लेखक को मंच दे सकते हैं, लेखन को मंच नहीं दिया जा सकता है। लेखन का मंच पाठक की रुचि है और पाठक की पसंद है। अगर आपको पाठक ने पसंद किया तो ही आप आगे जाएंगे। लेखक कहीं चले जाए, लेखन तो पाठक लेके जाता है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो आपका कंटेंट ही है, इसके अलावा जो है सब आपका खुद का पीआर जितना हो सकता है पर्सनल वो है। हिंदी में कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी चीज़ नहीं है। पहली बात, जो लोग कह रहे हैं वो अपने मन का शौक पूरा कर रहे हैं।
ये कहेगा कि बहुत बड़ा, कोई कुछ भी नहीं है। हिंदी का कौन सा प्रकाशक 5 रुपया भी हिंदी में मार्केट के लिए खर्च कर रहा है, बताइए ना। फेसबुक पे फ़ोटो लगाना, फेसबुक पे ये बताना कि कवर जो है वो मैंने पजल बना दिया है, इसको जो सुलझा देगा वो कहलाएगा कौन बने करोड़पति, ये मार्केटिंग है। आप ये बताइए। और उसमें 40-50 लाइक आ रहे हैं, नीचे 3-4 कमेंट आ रहे हैं जो एक ही आदमी कर रहा है, भैया जवाब दीजिए, भैया जवाब दीजिए, कौन सी किताब है, बृहस्पतिवार को मत लाइएगा, शुक्रवार को लाइएगा, शुभ होगा। इस तरह की जो बातें चल रही है ये कोई मार्केटिंग है। उसमें 3 आदमी जो आपको पहचानते हैं नीचे हाथ मिला के कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत लिखा है, मुझे भेजना किताब, खरीदेगा भी नहीं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। उसके बाद आप फ़ोन पे तो कह रहे हैं मेरी किताबियाँ पढ़े बॉस, उस पर कुछ लिख दीजिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये कुछ नहीं, हिंदी की दुनिया में 1 रुपया कोई लगा नहीं रहा बाजार में। हमारे किताब का जिस दिन प्रचार बिग बॉस में होगा, कपिल शर्मा शो में होगा, क्यों नहीं हो रहा? हाँ नहीं, कैसे होगा? वो कैसे होगा? वो तब होगा जब इसमें व्यवसाय दिखेगा पूरी दुनिया को। नीलोत्पल मृणाल अगर लाख किताब बेच लिए, इससे हिंदी की दुनिया व्यवसायिक अकेले थोड़ी हो जाएगी। जब दूसरे प्रकाशक ये सोचेंगे कि हमें लाखों लाख बिकने वाले हिंदी के लेखक ढूंढने हैं और कंटेंट पर काम करना है, तब होगा। अगर आप थोक के भाव में किताब सिर्फ छापेंगे और लेखक का ये लक्ष्य रहेगा कि मेरी किताब की संख्या केवल बढ़ जाए, तो कोई क्यों आप पर दाव लगाएगा? पर यहाँ कंटेंट में भी तो बटे हुए हैं ना लोग। क्लासी मासी का जो डिफरेंस है, ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी हालांकि सवाल किया था, पर आप इसका और भी अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि क्लासी और मासी मतलब, एक लोग कहते हैं कि हम क्लासी ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं और बाकी के जितने लिख रहे हैं वो सब मासी के लिए लिख रहे हैं, हो सकता है वो बहुत पॉपुलर हो गए हो। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सब चोचला है ना। ये खलासी कम है, ये लोग टाटा मैक्सी जो बस चलता है उसका खलासी ज़्यादा है, जो गेट पर लटका रहता है, ठीक है, और मारता है दरवाजे में, धड़क धड़क, बड़ा 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 पैसेंजर चढ़ गया, ये वो है। आप एक बताइए कि प्रेमचंद को आप क्या मानती हैं? मासी उससे ज़्यादा कोई है क्या? और क्लास वाले ये लोग उनको खारिज कर देंगे क्या? अब यही बचे हैं, ये क्लासी आएंगे, प्रेमचंद को खारिज कर देंगे, ये रेणु को खारिज कर देंगे, ये काशीनाथ सिंह को खारिज कर देंगे। मासी है ना वो, अभी कम है, अभी आज की बात अगर मैं करूं तो ये वो खारिज कर देंगे। ये तो ये कहाँ, दिनकर से या कविता की मैं बात करूं, दिनकर से ज़्यादा किसी को पढ़ा गया क्या? फिल्म के अभिनेता जो हिंदी के होते हैं वो दिनकर के कविता का वाचन करके तुलसीदास अनुभव करते हैं। आपको पता है कि मैं हिंदी बॉलीवुड का तुलसीदास हूँ क्योंकि मैंने कल दिनकर की कविता पढ़ी थी। मासी उससे बड़ा कोई है? और आप उसको क्लास से बाहर कर देंगे क्या? ये कहाँ से ये लोग लाते हैं? एक शौक है, बोलना है, मनहूस होना। हिंदी में अगर क्लास होने की गारंटी है तो ऐसी मनहूसियत को त्याजना होगा और इससे बचना होगा। हिंदी में मनहूसियत, ना बिकना, और क्या बोलते हैं, अपने एक प्राइवेट गोष्ठियों में, निजी गोष्ठियों में ही आपस में एक दूसरे को प्रेमचंद, और प्रेमचंद तो नहीं, प्रेमचंद तो मासी हो गए, मान लीजिए मुक्तिबोध कहवा लेना, खुद को अज्ञेय ही कहवा लेना, निर्मल वर्मा हो जाना, है ना। अगर थोड़ा सा वाइन पी लिया तो निर्मल वर्मा की आत्मा अंदर आ गई, है ना। थोड़ी पेरिस की चर्चा कर ली इंटरनेट पर फोटो दिखा के तो निर्मल वर्मा हो गए। ये सब जो करने का शौक लगा है एक वर्ग को, और मुझे अफसोस है कि युवाओं में भी वो घून लगा है। ये क्लासी होने का घून जो है, फैशन जो है, इनमें भी लगा है। इसने ये वर्गीकरण किया है। वरना जो चीज़ लोकप्रिय है वो इस बात की गारंटी थोड़ी को क्लासी नहीं होगी। क्लासिक चीज़ें लोकप्रिय हैं, क्लासिक चीज़ें ही लोकप्रिय हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जनप्रिय लोकप्रिय हो ही रही है क्लासिक चीज़ें। इसका मतलब कि टिकाऊपन से है। जैसे लोकप्रिय आज कोई चीज़ें कल नहीं रहेगी, आप उसे कह सकते हैं कि वो झटके में आई और चली गई, लेकिन मानस की लोकप्रियता कभी कम हुई क्या? तुलसीदास ने जो लिखा, चलिए आध्यात्मिक बात हो गई, मैं वही गोदान पे आ जाता हूँ। मैं राग दरबारी पे चलिए बात कर लेता हूँ। गोदान को फिर भी अब उस पर विमर्श हो सकता है। राग दरबारी को तो 90 के दशक तक किसी ने उपन्यास तक नहीं माना, ठीक है ना। साहित्य अकेडमी मिलने के बाद नहीं माना, काहे कि उपन्यास ही नहीं है। एक ने तो लिखा कि राग दरबारी अपने नहीं पढ़े जाने के कारण, वो अपनी अपठनीयता से अभिशप्त है कि उसकी ना पढ़ना ही उसकी किताब की विशेषता है, उसको नहीं पढ़ा जा सकता। और आप देखिए तो हर युवा राग दरबारी पढ़ रहा है ना। तो आप जो टिकाऊ है और लोकप्रिय है वो तो क्लासी है, आपको फिर तो मानना होगा। कालजयी फिर होता क्या है? कालों तक टिके रहने वाला ना। उनका कहना यह है कि हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या जिस तरह का लिख रहे हैं और बाकी जो लिखा जा रहा है वो बहुत हल्का है, सतही है। पिछले 20 साल में ऐसा कोई हिंदी का लेखक मेरे सामने आया जो अपने भाषा से हमको ये बता दे कि मेरी भाषा तुमसे अलग है और मैं बड़ा बोलता, कोई नहीं। हम उसी भाषा में लिख रहे हैं जिस भाषा में प्रेमचंद और रेणु लिख के आए हैं। मेरे पात्र वैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहाँ के वो रहते हैं।
अगर प्रेमचंद के समय में पतला पिन और नोकिया होता तो गोबर कलकत्ता उतर के पहले पतला पिन का चार्जर ढूंढता जो उसकी दुकान पे जाके कहता भैया इसको चार्ज कर दीजिए, हमको गांव में फ़ोन करना है। हर लेखक अपने युगबोध को पहचानता है, अपने युग की बातें लिखता है, ठीक है ना, और अपने युग की समस्याओं से जूझता है, अपने युग के उत्सव भी मनाता है, अपने युग की विद्रूपताओं को भी लाता है। और ये विद्रूपता या उत्सव दोनों जब आएगा तो अपनी भाषा में आएगा, जो उसके समय की भी भाषा होगी। तो जब हम लेखक जब नरेट करता है अपने किताब को, जब हम उसको उस किताब को जब उसमें कहानी लेखक कह रहा होता है तो आप उसकी भाषा देखिए, वो कौन सी अलग भाषा है जो इनसे अलग है, और ये कौन सी अजीबोगरीब भाषा लिखते हैं जिसको औदात्यपूर्ण, शीलपूर्ण और व्याकरणीय पांडित्य से परिपूर्ण माना जाए। ऐसा मुझे तो नहीं दिखता। तो ये नई वाली हिंदी का टैग क्यों है फिर? नई वाली हिंदी का मतलब पूरे समुच्चय से है। नई वाली हिंदी का मतलब है कि ऐसा कवर जो मनहूस ना दिखे किताब का, ठीक है, ऐसा प्रयास जिसमें ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा मिले, ऐसा प्रयास जिसमें कि प्रकाशक के लेखक मंचों पर जाए और अपनी किताब के बारे में बात करें, ऐसा लेखन जिसमें नए लोगों को मौका दिया जाए बिना ये संदेह किए कि ये नया विषय वस्तु लेके आ रहा है। अगर इब्ने बतूती है ना या यार पापा जैसी कहानियां लेके आ रहा है तो इसमें खतरा उठाया जाए, मैं इसको छापूंगा और तामझाम के साथ छापूंगा, खुशी खुशी छापूंगा। नई वाली हिंदी का मतलब ये है कि वो नीलोत्पल मृणाल की अगर यार जादूगर छापने तो 50,000 का संस्करण छापने का कलेजा रखता हो प्रकाशक। इस पूरे प्रयास के समुच्चय को नई वाली हिंदी हम कह रहे हैं, उसका भाषा के शिल्प से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कौन कह रहा है? लेकिन एक प्रकाशक से मतलब है इसका, प्रकाशक से तो मतलब है ना, प्रकाशक से उस पूरे माहौल से जिसमें हिंदी की पूरी पैकेजिंग बदली जाए, ये कहा जा रहा है। ये लेखन से इतर बात है नई वाली हिंदी, और इसको ले दे के भाषा से जोड़ दिया जाता है। इसमें भाषा छोड़ के सब कुछ है, इसका भाषा की छेड़खानी से नहीं लेना देना है। मान लीजिए आज नई वाली हिंदी जिसको आप तथाकथित तौर पे कह रही हैं भाषा की नई वाली भाषा, उससे कोई लेखक छपा और कल वो वाणी राजकमल से छप गया वही लेखक, और ऐसा हो भी रहा है ना, तो उसकी भाषा अलग हो गई है। क्या वो इसके लिए विशेष लकड़ी का टेबल बनवा रहा है? इसके लिए वो अलग प्रकार के चावल का सेवन कर रहा है क्योंकि वो कल तक लिख रहा था नई वाली हिंदी, अब उसे अलग तरह के स्याही मंगाने पड़ रहे हैं इंडोनेशिया के जंगल से, जिससे फिर वो भोजपत्र पर लिख रहा है ये वाली हिंदी जो लिखी जा रही है बाकी लोगों के द्वारा। तो ऐसा तो है नहीं, वही लेखक रातों रात जब छपता है दूसरे जगह से तो कौन वाली हिंदी लिख रहा है, ये पूछिएगा आप किसी से कि अच्छा आप लोग नई वाली हिंदी को भाषा के तौर पर अलग कर देते हैं, तो आप वही लेखक जो वहाँ से आया है वो जब आपके यहाँ लिख रहा है तो वो कैसी हिंदी लिखने लगता है, उसके लिए क्या विशेष चीज़ें वो उपलब्ध कराते हैं कि वो दूसरे ग्रह पर जाकर लिखने लगता है, क्योंकि उसे भी तो तुरंत वो पहले वहाँ से लिख के आया है। ये कोई मतलब ही नहीं है इस बात का ना, ये तो जानबूझ के ये कर रहे हैं। और हमारे जो प्रकाशक हैं शैलेश भारद्वाजी जी, वो बिना बोले मजा लेते हैं दुनिया का, और उनको सब कहते हैं नई वाली हिंदी क्या है, वो मुस्की मार देते हैं महात्मा बुद्ध के जैसा, ये अपना समस्या खुद हल करो, पता करो क्या है नई वाली हिंदी। तो हिंदुम के अलावा और कौन से प्रकाशक हैं जो अच्छा कर रहे हैं या कुछ रेवोल्यूशनरी भी करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, प्रकाशक तो सारे अच्छा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी का समुदाय व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपनी रणनीतियों पर काम नहीं कर रहा है जो वो अंग्रेजी के बाजार से प्रतिस्पर्धा कर सके, क्योंकि हिंदी में तो बाजार शब्द ही निषेध है। अभी इंडिया हैबिटेट सेंटर में दारू पिएगा 10 लेखक और बाजारवाद को गाली देगा, समझे? स्कॉच पीते हुए पूंजीवाद पर हमला करना भारत में ही संभव है, ठीक है? काजू कतली खाते हुए, काजू भुना हुआ खाते हुए, और वो स्मोकी आलमंड जो क्या बोलते हैं कि भुना हुआ नहीं, जो इंडिगो में मिलता है, हाँ। वो वाला स्मोकी आलमंड वो खाते हुए, जो है कि पेपर कॉर्न खाते हुए, क्रिस्पी कॉर्न खाते हुए, स्कॉच पीते हुए बाजार की आलोचना करते हुए आपको मिल जाएंगे लोग हिंदुस्तान में, हिंदी के लोग, और ये कहते हैं कि पूंजीवाद का विरोध करना है, बाजारू होने से बचना है। उसके बाद ये अपने मनोग्रंथियों की कहानियां लिखेंगे जो इन्होंने कुछ अपने निजी जीवन में कुछ ऐसा अजीबोगरीब कुछ हरकत किया, उस पर एक कहानी, एक ऐसा कुछ पात्र लेके आएंगे, ठीक है ना, जिसमें एक्स वर्सेस एक्स, वाई वर्सेस वाई टाइप की कुछ कहानियां लेके आएंगे। उसको कहेंगे कि ये जो है मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण विषय है। वो किसान पर लिख रहा है औगड़ में, वो जमींदारी पर लिख रहा है, प्रधानी पर लिख रहा है, विद्यार्थियों की नौकरी पर लिख रहा है, ये सब कोई विषय है? जो हल्का विषय है, यूपीएससी की तैयारी ये कोई विषय है? ये बोलते हैं गरीब माँ बाप का संघर्ष, ये कोई बात है? हमें तो क्लास ही लिखना है कि जो दिल्ली के मेट्रो सिटी में एक कॉरपोरेट घराने का सीईओ जो है
वो पुरुष होकर एक पुरुष से शादी करने के लिए बेचैन था, उसको कैसे हिंदी के एक बड़े कवि ने अपनी कविताओं से जो है कि कन्विंस किया और फिर दोनों का प्रेम विवाह करवाया, है ना। ये कहानी लिखेंगे और कहेंगे ये क्लासी है, इसमें सतही पना नहीं है। किसान की कहानी इन लोगों को सतही पना लगता है। आप बताइएगा ओघड़ के विषय वस्तु में सतही पना तो भाई कहानी के आलोचना का एक अलग सलीका होता है, हाँ। एक तरीका होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप बिना पढ़े लिखे देखे बैठ के किसी को मासी, किसी को क्लासी, किसी को खलासी, किसी को प्रवासी, किसी को भारतवासी मतलब प्रकाशक है, और गाली दोगे आप भारतवासी को, तो ठीक है क्या? ये नहीं हो सकता ना। हाँ। अच्छा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे भी खुद को आलोचक कहते हैं। वो कहते हैं कि हम एक आलोचना की परंपरा से आ रहे हैं। वो स्वघोषित परंपरा भी हो सकती है, या उन्हें हो सकता है कि किसी ने बोला हो, लेकिन उनकी भाषा ट्रोलर वाली है। आपके लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, तो ये ट्रोलर और आलोचना में वो लोग फर्क नहीं कर पाते। लेकिन परंपरा से नहीं, वो रजाई से आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, फिर रजाई में चले जाते हैं। और यहाँ जांग पर लैपटॉप रखना परंपरा का वो क्या बोलते हैं, आगाज नहीं है। और यहाँ रख के कुछ भी लिखना, ये परंपरा नहीं है। ठीक है, पुस्तक मेले इतने बढ़ गए हैं, और वही मैंने कहा कि किताब की पहुंच अब हर घर में हो गई है। तो ये सब पढ़ के थोड़ा पुराने नए लोगों का नाम जान के और उसके बाद 2-4 कोटेशन लगा के एक दूसरे को गाली देना या एक दूसरे को प्रशंसा करना, ये आलोचना की दुनिया नहीं है। अफसोस की बात है कि हिंदी में लेखक रोज नए पैदा हो रहे हैं, सलीके का आलोचक मिलके भी दशकों में पैदा नहीं हो पा रहा है। ये एक सच्चाई है। मुझे अपने समय के आलोचक का नाम नहीं मालूम। कारण आपको ऐसा लगता है कि आलोचक ही लेखक है? नहीं, आलोचक ही असल में आलोचना हल्की हो गई है, बहुत हड़बड़ी है, व्यक्तिगत कुंठा का शिकार हो चुकी है आलोचना। तो आलोचक अपनी विधा के प्रति गंभीर नहीं है, ठीक है ना। समाज का आईना साहित्य है और साहित्य का आईना आलोचना है। वहाँ आईना है ही नहीं। बहुत बहुत गंभीरतापूर्ण और बहुत जिम्मेदारी भरा काम है आलोचना करना। वो विधा उतनी ही गंभीर है जितना लिखना है, लेकिन उतना गंभीरता से उसको कोई ले नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं फेसबुक पर गुट बना के वो उसी तरह के काम करते हैं, या वो बहुत पुराने नाम लेकर, बहुत क्लासिक कोई नाम लेकर। मैं कहता हूँ कि पुराने लोग भी इसका शिकार हो गए, सोशल मीडिया के गुटबाजियों का शिकार हो गए, जिनसे हमारी पीढ़ी उम्मीद कर सकती है कि ये हमारी किताबों को रखेंगे सामने डेस्क पर और पानी और आईना की तरह उसको साफ करेंगे, उसको आलोचना विधि से उसका मूल्यांकन करेंगे। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी किताबें इस बात के लिए तरसती हैं नई पीढ़ी के लोगों की, उसको आलोचक मिल जाए। किसी दौर में महान हिंदी के लेखक इसलिए हुए कि उस दौर में एक महान आलोचक भी होते थे, है ना। वो भाई जब वो आचार्य शुक्ल आते हैं और जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं तब कबीर आपको निकल के आते हैं। जब आचार्य शुक्ल आते हैं तब आप हिंदी का विद्यार्थी, और तब फिर साधारण समाज समझता है बाबा तुलसी का महत्व, ठीक है ना। बाद में जब नामवर सिंह आते हैं तब आप हिंदी के बड़े लेखकों के बारे में जान पाते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी आते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी आते हैं, अब हम नागेंद्र सिंह जी आते हैं। अब हम कहाँ से लाएं हम आलोचकों? आलोचना का लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट भी तो होता है ना। नहीं, केवल पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है, आलोचना का तो नेगेटिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता है। आलोचना स्कैनिंग है, और स्कैनिंग में वो इलाज करते हुए स्कैनिंग करता है, सिर्फ रिपोर्ट नहीं देता है। ये इसका सब तो फुल बॉडी चेकअप है, जिसमें टेबलेट भी दिया जाता है, इलाज भी किया जाता है, बीमार छोड़ा नहीं जाता है लेखक को। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो यही आलोचना और ट्रोलिंग का फर्क हो गया। ये फर्क है, और ट्रोलिंग में आपको गाली दिया जा रहा है, और जो ट्रोलर के द्वारा जो आपको प्रशंसा मिलती है वो बहुत 2 पैसे की प्रशंसा है। नाइस, हेलो, आपने उसको आग लगा दी, आपने उसके छक्के छुड़ा दिए, मजा आ गया, गुरु चापे रहो, यही ना है प्रशंसा फेसबुक का, और क्या है? ये भी किसी काम का नहीं। अच्छा, जो नए लिखने वाले हैं उनको तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है। आपको तो एक लंबा समय भी हुआ साहित्य में। मुख्य धारा साहित्य की मुख्य धारा क्या है? आप उसमें हैं या नहीं है? कहाँ है धारा? हम अभी तक इसको खोज नहीं पाए। जिस नदी में पानी नहीं है वो रेत पर उंगलियों से मुख्य धारा लिख के उसी में माथा धर के बोलते हैं ये मेरी मुख्य धारा है। कहाँ है? नदियों के चिन्ह नहीं मिल रहे हैं जो धारा, जिन धारा की बात कर रहे हैं। मुख्य धारा वो होगा जिसके साहित्य में समाज की चिंता शामिल होगी, उसका हित भी शामिल होगा, अपने समय की वही मैं कह रहा हूँ कि समस्याओं की पहचान होगी, उसकी पड़ताल होगी, और उसकी पड़ताल के बाद अपने समय से लड़ने के औजार दिखेंगे, कोई समाधान का रास्ता दिखेगा, अपने वक्त की बेचैनी दिखेगी, और दूसरा वो किताब पाठकों तक अधिक से अधिक पहुँचेगी, उस लेखक को लोग जानेंगे।
यही सब मुख्य धारा के कुछ कसौटियां हैं। इस पे आप कस लीजिए, देख लीजिए किसकी धारा में पानी है ज़्यादा, कौन सी धारा पानी लेके आई है, समझ में आ जाएगा। अब ये खत्म हो चुका है, पिछले 2 दशकों में ये बहस खत्म हो चुकी है। अब ये केवल रह गई है लिखने भर की मुख्य धारा है। अब धारा मुख्य कौन है ये पता चल जाएगा। इन कसौटियों पर आपको कसना होगा, इन कसौटियों पर कसिए और फिर देखिए कि मुख्य धारा में कौन कौन से लोग हैं। मतलब जो मुख्य धारा जो पहले से चलती हुई आ रही थी, जिसको प्रमाण पत्र आधारित जो मुख्य धारा होती है, वो विश्वविद्यालय बंद कर दिया हम लोगों ने नहीं बल्कि हमारे पाठकों ने, जिन्होंने लाखों किताब हमारी पढ़ी, हमारी पीढ़ी की पढ़ी, उस पाठकों ने कहा कि सुनो, ये जो झोला ढो के जो प्रमाण पत्र तुम लोग लेते थे मुख्य धारा का, इस विश्वविद्यालय को हम लोग बंद करते हैं। अब हमारे विश्वविद्यालय में वो आएगा जो जन की बात कर रहा था, मतलब जो समाज को लिख रहा था, समाज से कनेक्ट कर रहा है जो लेखन, वो चलेगा। हम आज के उपन्यास में कोई युवा चाहेगा कि मेरी नौकरी की छटपटाहट है कि नहीं है, तो किताब फिर हमको मनोरंजन कर रहा है तो वो दिलजीत दोसांझ का शो देख रहा है। लोग साहित्य तो पढ़ेगा अपनी बेचैनी को आवाज़ देने के लिए या अपनी बेचैनी के एहसास को साझा करने के लिए वो साहित्य पढ़ेगा। अरे यार मेरी बात है ना, अरे यार मेरे आसपास की दुनिया, तो वो जब वहाँ दिखेगी वही मुख्य धारा है। तो इन्हीं पाठकों ने, आज के युग के हमारे साथियों ने, युवाओं ने उनके विश्वविद्यालय पर ताला जड़ दिया है, जो केवल झोला ढोने से, प्रमाण पत्र के माध्यम से मुख्य धारा के लेखक कहलाते थे और अपने अपने सारे जो पुरस्कार थे, जो प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार हैं। आज हमारे जैसे लेखकों को अब सरकारी या कोई प्राइवेट पुरस्कार की चिंता नहीं रहती। हमें पता नहीं चलता है हिंदी की दुनिया में किससे पुरस्कार मिल रहा है, पता भी नहीं चलता है, न मुझे न हमारे पाठकों को पता चलता है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी रचनाएं उन तक नहीं पहुंची हैं। तो फिर आप उसको कुछ भी दे दीजिए, दरबार से जेवरात दे का हार दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने पुरस्कारों की बात की, तो पुरस्कारों के पीछे भी कोई राजनीति है? नहीं, वो नहीं, जिन लोगों को मिल रहा है सब, ऐसा नहीं कि सब कोई जुगाड़ से मिल रहे हैं, लेकिन जुगाड़ वाले भी ठीक ठाक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब मिल के लें पुरस्कार तो अलंकार है, सब तो बढ़िया है, सबको मिलना चाहिए। मिल रहा है तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये मिलना गारंटी नहीं है मुख्य धारा के, मैं ये कह रहा हूँ। मुझे भी साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिला तो केवल इतने भर से नीलोत्पल मृणाल थोड़ी 5 लाख 10 लाख किताब मेरा बिक गया। मेरे बाद भी मिला है, मेरे पहले भी मिला है, लेकिन 10 लाख का सौभाग्य तो मिल रहा है डार्क हॉर्स को, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, डार्क हॉर्स की बात करी आपने, और डार्क हॉर्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं की कहानी है। यूपीएससी की तैयारी आपने भी की थी, आप मुखर्जी नगर में रहे हैं, तो यूपीएससी की बात करेंगे और आंदोलनों से भी वहाँ जुड़े रहे हैं। बहुत लंबा समय एक व्यक्ति इन तैयारियों को दे देता है, कई साल वो लगा रहता है कि कुछ उसका पेपर निकल जाएगा। वहाँ पर अभी बहुत सारे केसेस भी हमने देखे बरसात में। उसके अलावा जब कोचिंग सेंटर के मालिक इस तरह के बयान दे देते हैं कि आप 3 साल में नहीं निकाल पाए तो क्या फ़ायदा है, जो बहुत एक इनसेंसिटिव बयान जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं बच्चों से पैसा लेके अपने कोचिंग सेंटर्स भी चला रहे हैं। तो ये जो यूपीएससी की जो दुनिया है नेवर एंडिंग है अभी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और बहुत अपनी जवानी भी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का चार्म है वो ख़त्म नहीं हो रहा? खत्म हो रहा है नहीं, ब्यूरोक्रेसी का चार्म है समाज, मतलब वो इतने साल उस ब्यूरोक्रेसी के चार्म के कारण ही तो देते हैं ना, जिसमें उनकी जवानी भी चली गई, एनर्जी भी चली गई। वो हो रहा है। कई लोग 1 दशक तक रह गए, तो उसके लिए उनको कोसा नहीं जा सकता, उनके लिए सहानुभूति रखी जा सकती है, अफसोस की जा सकती है। देखिए दोनों में अंतर है। इस बात के लिए हम उनको कोसें, ये और असंवेदनशीलता है, ठीक है ना। और हम इसके लिए अफसोस जरूर कर सकते हैं और हम ये सोच सकते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम, इस देश का परीक्षा प्रणाली इतना ईमानदारी पूर्वक काम क्यों नहीं करता है कि वो हर साल एग्जाम ले लेता है। वो जो बैठे हुए 10 साल वो यूपीएससी के लिए नहीं बैठे, क्योंकि यूपीएससी में तो 6 अटेम्प्ट मिलने हैं जनरल को, और वो 8 अटेम्प्ट ओबीसी को। फिर वो 10-12 साल क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पीसीएस का एग्जाम भी देते हैं, वो एसएससी का एग्जाम भी देते हैं, जहाँ पे परीक्षा होता है पेपर लीक हो जाता है, जहाँ पे परीक्षा का रिजल्ट 1 साल में नहीं आता है। दूसरा है कि आप कहिएगा कुछ और कर ले, भाई कुछ और कैसे कर ले, जिसको 1 बीघा खेत है, जिसको 10 कट्ठा खेत है, और वो पढ़ के आया, वो एक अच्छा विद्यार्थी रहा, उसने मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया, इंटर में अच्छा नंबर लाया, ग्रेजुएशन ठीक ठाक किया, उसके घर वालों को अगर ये उम्मीद है कि ये आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, या एक अच्छी सरकारी नौकरी कर सकता है, तो इस बात के लिए कोसेंगे हम उनको, हतोत्साहित नहीं कर सकते। तो वो कर रहे हैं तैयारी। चिंता करने की बात यह है कि कोचिंग
जो कि ठगी का काम कर रहा है, कि उससे 3 लाख रुपए लेके आज के दिन में बोलता है 1000 विद्यार्थियों को एक कक्षा में बिठा के कि तुमको IAS बनाएंगे, भ्रामक विज्ञापन देता है। ये विडंबनापूर्ण बात है। दूसरी बात कि परीक्षा प्रणालियों में सुधार की जरूरत है। विद्यार्थी सरकारी नौकरी तो मांगेगा। जिस भारतीय समाज में सरकारी नौकरी जीवन के सुरक्षा की गारंटी है, वहां पर आप विद्यार्थियों से ये नहीं कर सकते हैं कि तुम जो है ठेला लगा के पकौड़ा बेच के और करोड़पति ठेला वाला हो जाए। ये नहीं हो सकता। कोई ठेला पकौड़ा वाला, इसको आप इस समाज में आदर्श उदाहरण बना के पेश नहीं कर सकते हैं युवाओं के लिए कि तुम ये हो सकते हो। नहीं हो सकता है। लेकिन वो एक कलाकार भी तो हो सकते हैं। कलाकार है, बने लोकपाल में नाल कला करने आगे, लिखने आगे, हम कहाँ बैठे। लेकिन उसके लिए आपको, हाँ, लेकिन क्या हर किसी में वो यही मैं कह रहा हूँ, जिसमें कला नहीं है वो क्या करे। क्या इस बात के लिए उसको दोषी दिया जाए कि तुमने यूपीएससी की तैयारी को पहले सरगम क्यों नहीं सीखा? नहीं, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने तैयारी की, आप वहां से निकल कर आए, आपने फिर कुछ और फील्ड भी लिया। ले रहे हैं, नहीं वहां भी लोग ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मुखर्जी नगर ब्लास्ट कर जाता, वहां पर भी तो 20-25 लाख लोग रह रहे होते। ये एक गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे एक समय में जेएनयू के बारे में फैलाया कि वहाँ बूढ़े तक पढ़ते हैं, अभी भी बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं। वही बात मुखर्जी नगर के लिए बोला जाने लगा है। अब वहां से मन भर गया तो अब मुखर्जी नगर आ गए लोग। ऐसा नहीं है, वहां से भी तो लोग निकल रहे हैं। हम तो निकल आए, हमको अभी तक सब पूछते हैं भैया कहाँ रहते हैं आप गांधी विहार में। उनका परसेप्शन है कि जो मरेगा, जो आ गया एक बार गांधी विहार, ये यहीं से जाएगा गंगा जी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम वहीं से यमुना जी नहीं जा रहे हैं, हम वहां से निकल रहे हैं। तो एक खेप आती है, दूसरी खेप निकल भी रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है। सबसे ज्यादा तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग पत्रकारिता में आए हैं। आप अपने ऑफिस में भी चेक करिएगा, उसमें 5-6 ऐसे मिल जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करते थे, कर रहे होंगे या करने को सोच रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये निराशाजनक है कि परीक्षा प्रणालियों में अगर सुधार होता तो इनके साथ जस्टिस हो पाता। और फिर कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं, कोचिंग सेंटर के फीस अगर नियंत्रित किए जाते और कोचिंग सेंटर झूठे दावा नहीं करते तो लड़के लड़कियों को मूल्यांकन करने में सुविधा होती कि मुझे कहाँ पढ़ना है। और दूसरा है कि अगर कोचिंग सेंटर बाजार के प्रभाव में नहीं आते, ये रील जो टीचर हैं वो टीचर की तरह रील नहीं बनाते। मैं जिस गमछा को पहन के मंचों पर कहता हूं कि मैं गौरव महसूस करता हूं, वो गमछा बांध के लहेड़ागिरी जैसी बातें अगर कोई टीचर करता हो, उचक्का की जैसी बातें करता हो, टुच्चागिरी की बातें करता हो, तो वो पढ़ाई लिखाई संस्कार और गमछा का गौरव बोध वो सब लेके बैठ जा रहा है। जब किसी टीचर का परिचय किसी सेमिनार में दिया जा रहा हो कि अब बकैतों के बकैत गुरु घंटाल आ रहे हैं आप लोगों के बीच जो IAS की तैयारी कराते हैं, बताइए। और वो टीचर हाथ हिलाते हुए अगर मंच पे आता हो और लड़के सीटी बजा के उसका स्वागत करते हो, तो ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, रिजल्ट छात्र देता है, सब्सक्राइबर नहीं देता है। और रिजल्ट देने में सहायता टीचर करता है, यूट्यूबर नहीं करता है। लेकिन इसमें निजी हित है ना। हाँ, आज कोचिंग की दुनिया में यूट्यूबर आ गए हैं पढ़ाने और सब्सक्राइबर गया है पढ़ने। तो कैसे होगा? खैर, अभी हम वापस मंचों की तरफ आते हैं कि मंच पर आप लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं और अभी तो समय भी है सर्दियों वाला, तो इसमें बहुत सारे साहित्य उत्सव चलते हैं। साहित्य उत्सवों में जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ बुलाए जाते हैं उस पर भी एक लंबी चर्चा चलती है, फेसबुक पे भी और यहाँ तहाँ कई ब्लॉग्स में भी। तो जो साहित्य उत्सव के जो आयोजक हैं उनको क्या कमी लगती है कवियों और लेखकों में कि उनको इस तरह के सेलिब्रिटीज़ भी बुलाने पड़ते हैं जिनका साहित्य से कुछ लेना देना नहीं है? आर्ट से हो सकता है लेकिन साहित्य से नहीं है। नहीं, तो वो असल में साहित्य, जैसे कि आप जाते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट में, वहाँ भी आपको नॉर्थ इंडियन भोजन मिल जाता है, आप मांगे तो, है ना। तो वो उसी तरह की कुछ बातें हैं कि साहित्य उत्सव है, लेकिन उत्सव को थोड़ा सामासिक बनाने के लिए, थोड़ा सा और रंग भरने के लिए उसमें फिल्म की दुनिया के लोग, खेल की दुनिया के लोग को भी लाया जाता है। और अच्छा है कि उनको भी साहित्य से परिचित कराया जाता है। ये जरूर होना चाहिए कि अगर आपने फिल्म की दुनिया के लोगों को बुलाया है तो उसके साथ साहित्य की दुनिया के किसी व्यक्ति का आप अगर बातचीत कराएं तो वो साहित्य से परिचित होगा, साहित्यकार फिल्म की दुनिया की घटनाओं से परिचित होगा, उस पर साहित्य रचेगा। तो वो अच्छा है कि एक मिलने जुलने, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर कलाओं के अलग अलग विधाओं के एक मंच पर आने को गलत नहीं देख सकते हैं। ये जरूर है कि उनकी तुलना में हिंदी के कवियों और लेखकों को कितना एक्सपोजर दिया जाता है, जगह कितनी जाती है। अगर आप ये कहिएगा कि हिंदी का लेखक फिल्म स्टार की तरह भीड़ खींचेगा तो ये तो जायज़ है नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन आप कहिएगा कि हम इज्जत जो है कि अलग अलग देंगे, उनको भीड़ के हिसाब से देंगे, ठीक है ना, तो ये फिर गलत है। ये आयोजक करेंगे तो फिर वो हिंदी के साथ गलत कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आप एक उत्सव में उनको बुला के हिंदी को जमीन में गाड़ रहे हो, मतलब वो डिमोरलाइज कर रहे हो, उनको शर्मिंदगी का एहसास करा रहे हो, जो आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप ऐसा कर रहे हो।
इसलिए उनको बैनर पे समान जगह देनी होगी, उनको एक्सपोजर समान तरीके से देना होगा, मंच समान देना होगा, उससे बात कराना होगा एक दूसरे के सामने रख के, ये करना होगा। बाकी आए किसी भी फील्ड के लोग, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि जयपुर का एक बड़ा इवेंट होता है, साहित्य उत्सव वहाँ होता है, उसी के साथ क्योंकि वो ग्लैमराइज हो गया, भीड़ भी वहाँ काफ़ी रहती है, उसी के साथ एक कार्यक्रम शुरू हुआ PLF पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल उन्होंने नाम दिया उसको, जिसमें बहुत कम भीड़ थी, जबकि उसमें हिंदी के कई बड़े कवि और लेखक थे। तो समानांतर वहाँ पर वो साहित्योत्सव वहाँ शुरू हुआ और वहाँ भीड़ नहीं थी, लेकिन एक तरफ बहुत भीड़ थी ग्लैमराइजेशन के कारण। तो उसमें साहित्य कहीं गायब नहीं हो जाता जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ये तो लाइव एग्जाम्पल था कि वहाँ पे उन्होंने दूसरा कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया कि असल लिटरेचर की बात हो सके। नहीं देखिए, वो शुरू क्यों हुआ था, इसी लिटरेचर के समानांतर शुरू किया गया था, ये बात उन्हीं दिनों में जब वो कार्यक्रम चल रहा था। वही मैं कह रहा हूँ, जब आपके शुरुआत के फिलॉसफी में ही दिक्कत है, दिक्कत है ना। आपको इसलिए हिंदी के प्रति ये जगह कि ये जो है ग्लैमर वाला है, इसके बरक्स हमको कुछ खड़ा करना है। वो उसने कहीं तक नहीं सोचा, करने वाले ने जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ा ग्लैमराइज है, उसने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करके हिंदी के विनाश का या साहित्य के विनाश का एक कार्यक्रम करता हूँ। उसने बड़ा कार्यक्रम सोचा। दूसरे वाले ने क्या सोचा, इसको दिखाता हूँ कि साहित्य को मैं बचाता हूँ। तो कोई भी उत्सव या कोई भी काम जो है वो बहुत ही यूं कहिए कि सृजनात्मक काम जो है वो कुंठा के बीच से अगर निकलेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो असली साहित्य की बात कर रहे हैं वो भीड़ खींचने की बात क्यों कर रहे हैं। उस साहित्य पर बात करें, और भीड़ तो तब खींचेंगे ना जब लेखक की किताब पहुंचेगी। ये मूल पर क्यों नहीं काम करते हैं। ये कुंठा में करेंगे, मैं एक मजमा लगाता हूं, देखो मेरे डमरू बजाने से कोई नहीं आया, वो लोग लाउड स्पीकर बजा के भीड़ लगा रहा, उधर मत जाना, उधर सांप है, उधर बिच्छू है, ये बोल रहे हैं गेट पे खड़ा होके। इसके हमारे होटल में आइए सर, वहाँ बासी मिलता है, यहाँ ताज़ा चक्की का पिसा आटा। ये रेस्टोरेंट खोले हुए हैं अयोध्या में या बनारस की गलियों में, हमारा कचौड़ी ज़्यादा गर्म, वो चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े लेखक थे उनसे पूछिए कि बड़े लेखक साहब, बड़ा पाठक वर्ग क्यों नहीं है आपके पास। अगर आपके पास बड़े लेखकों के पास बड़ा पाठक वर्ग होगा तो अपने बड़े लेखकों को सुनने आएगा। इन्होंने पाठक वर्ग बनाया नहीं। कैसे बनाते हैं पाठक वर्ग? किताब पहुंचा के और कंटेंट ऐसा लिख के जिसको पढ़े लोग, इसको पढ़े। अब आप दिल्ली में बैठ के तवायफ, मुजफ्फरपुर के तवायफों पर कहानी लिखिएगा और कहिएगा कि उसको UP PCS के सामने जो लड़के परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मांग कर रहे हैं वो उसको पढ़ें और आपको पहचाने ट्रेन में। आपको क्या लगता है कि प्रेमचंद ने अपने युग से कटा हुआ लेखन किया गया? प्रेमचंद ने जिस वक्त गोदान लिखा और जो उसमें किसान की त्रासदी लिखी, वो आज के छात्र जिस तरह से आज जिस बेचैन है, वो तब की किसानी जमींदारी से पीड़ित और सामंतवाद से पीड़ित थी और बेचैन थी। तो अपने समय का लेखन करना होगा ना। तो बड़े लेखक जो बड़े हैं उनके विषय वस्तु क्या है? मैं तो अब मुख्य धारा पर बात कर रहा हूँ। जिसके भी लेखन में आज के दिन में भारत में नौकरी की चिंता नहीं है, जाति धर्म के उन्माद और जातिवाद के तनाव की चिंता नहीं है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं के बीच में एक दूसरे के गर्दन काट लेने की हैवानियत और एक दूसरे के यूं समझिए कि आंख निकाल लेने की जो विद्रुपताओं वाला जो मानसिक आज के दिन में हालत है, उस मानसिकता का विरोध नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ नहीं है, जहाँ आर्थिक संकट पर बात नहीं है, आने वाले दुनिया में हमारा समाज किस तरह से बिगड़ेगा, हमारे परिवार के मूल्य किस तरह से बिखर रहे हैं, अगर ये नहीं है तो वो कहाँ से आज का लेखन है? तो कहाँ से पाठक लाइएगा आप? कैसे लाइएगा पाठक? पाठक लाने के लिए लेखन को बड़ा होना होगा। दिक्कत क्या है हिंदी के ओरिजिनल साहित्य उत्सव की कि वहाँ लेखक बड़े हैं, उनका लेखन कहाँ है, बड़ा है तो किस बक्सा में रखा हुआ है नहीं पता आम लोगों को। आम लोग बहुत विशेष होते हैं पूरी दुनिया में, और ये वही क्लासी लोग जो है, इनको आम जो है वो ठेला पर पड़ा हुआ किलो के भाव बिकने वाला आम नजर आता है। हाँ, क्योंकि ये तो खैर ये बात मेरे अंदर भी थी और मैंने भी सोचा कि आप क्लासी बोल रहे हैं, लेकिन आप जिस जनता के बीच जाना चाहते हैं, जिस जनता की बात कर रहे हैं, आपको वो मूर्ख लगती है। हाँ, मूर्ख लगती है, उनको स्तरहीन बोलते हैं। वो अगर वही जनता आपको सुन ले और आपके लिए ताली बजा दे तो वो आपको तो गाली देंगे, तो उसको भी गाली देंगे, देखो मूर्खों को। इसी देश ने कोरोना में रामायण देखा जब टीवी पर तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ।
है ना। इसी युग के लोगों ने देखा, रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये इसी को कहते हैं कि ये सब बहके और बेहुदे और हल्के लोग हैं, ये बोलते हैं। तो इनको ये कहिए क्लासी लोगों को, तुम जो ओरिजिनल साहित्य उत्सव कर रहे हो उसमें लेखक तो बड़ा है, लेखन लाओ बड़ा, जो जनता के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, बड़े वर्ग को संबोधित करता हो, और बड़े वर्ग की आवाज हो, उसका एहसास हो तुम्हारे साहित्य में। तब देखो कि तुम्हारे लिटरेचर फेस्टिवल में भीड़ आती है नहीं आती है, ये बात है। आपने बताया ना अभी कि भाई आप जरूरी है कि अगर वो कोई ग्लैमराइज इंडस्ट्री से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो भी जुड़े। अभी एक साहित्य उत्सव देखिए 2-3 साल पहले शुरू हुआ इंदौर में, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, लिट चौक। वो इसलिए हुआ कि इंदौर में हम लोग कवि सम्मेलन करते थे, मैं रोज बैठता था जहाँ पे निखिल और धराजी हेमंत भी हैं, बैठ के तो ये हुआ कि हम लोग मध्य प्रदेश में साहित्य के लिए क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा इवेंट यहाँ नहीं होता है। तो वो सकारात्मक, हम ये नहीं कहा कि वो होता है इसलिए एक यहाँ होना चाहिए कि दिखा दें, यही मैं कह रहा हूँ कि सृजनात्मकता के जो बीज हैं वो सकारात्मकता से आने चाहिए, ना सोच से आने चाहिए। तो फिर लगा नहीं एक ऐसा करना चाहिए इंदौर में। तो अब देखिए कि वो लिट चौक नाम उसका वो हो रहा है, वो और उसका किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो अपने फॉर्मेट में हो रहा है। फिल्म के लोग, समाज क्षेत्र से जुड़े, सेना से जुड़े लोग, फिर क्रिकेट से जुड़े, खेल से जुड़े, साहित्य से जुड़े, हर तरह के लोग आते हैं। उसका फॉर्मेट भी मतलब बोल के है कि हम हर क्षेत्र के लोगों को बुलाएंगे, तो ठीक है वो कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे हो तो वो बंद नहीं होगा, वो चलेगा, उसमें लोग सकारात्मक अप्रोच होना चाहिए। मैं यही कर रहा हूँ, सकारात्मक अप्रोच से कुछ शुरू होना चाहिए। जो वहाँ हुआ है, आप जो अभी आपने जिसमें जयपुर में जो बात कही वो इसलिए शुरू हुआ कि उसका पूरी ज्यादा बिक रहा है, तो हम अभी दिखा रहे, देखिए चक्की का आटा वाला दे रहे, यहाँ आइए सर, यहाँ आइए, असली मसाला नकली मसाला, ये नहीं चलेगा। तो बाकी और कैसी गुटबाजी हो रही है ये कार्यक्रमों के अलावा? आप तो एकदम जो है कि आज पूरा दूसरे मूड में है, गुटबाजी वाला हम ज्यादा क्या बताएं, यही सब है साहित्य गुटबाजी। नहीं, क्योंकि देखिए आप मंचों पर भी किताब आई तो भैया आपका महान साहित्य, महान भारत इसका राह तक रहा था, कब मुझे भेज रहे हैं, खरीदा नहीं। ये जब गुट के लोग वाले ये सब करते हैं। मैं इसलिए पूछ रही, देखिए आप फेसबुक पर लंबे समय रहे, अब मैं और अब नहीं है, जब तक भी रहे आप लोगों से खूब एंगेज रहते थे, बातें भी, रिप्लाई भी करना, और इसके अलावा हाँ इसके अलावा मंचों पे भी आप रहते हैं और साहित्य उत्सवों में भी जाते हैं, किताबें भी आपकी आई हुई हैं, प्रकाशकों के बीच भी उठते बैठते हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। मेरा तो बड़ा स्नेह है सबसे, बहुत प्रेम से हमसे लोग बात करते हैं, हम भी करते हैं, हर जगह जाते हैं, हर प्रकाशक से मेरा अच्छा संबंध है, और मेरे प्रकाशक का भी हर प्रकाशक से अच्छा संबंध है। हम लोग पार्टी खाने जाते हैं, निमंत्रण मिलता है, कल भी एक जगह गए थे, है ना। तो ये बड़ा अच्छा, हम तो बहुत हिंदी की दुनिया में हम जिसका हिस्सा बड़ा सकारात्मक वातावरण है, आप यूँ समझिए। तो मंच की जो राजनीति है, मंच से जो राजनीति हो रही है, मंच पर जो हो रही है, वो तो समझ में आती है, वो है। नेपथ्य में भी कुछ है क्या? नेपथ्य में मैंने वही बताया कि देखिए अधिकतर कार्यक्रम, पुरस्कार, ये सब संबंध आधारित मिलने लगे हैं, बहुत अधिकतर हिस्सा इसका तो है, लेकिन उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हमें भी काम नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो निरुत्पल मिलाल तो मंच पर दिखता ही नहीं, क्योंकि मैं कहीं भी आपने कहा मेरा मिलना जुलना जरूर कहीं होता है, लेकिन उठना बैठना कहीं नहीं होता है कि मैं दिल्ली आके 15 दिन किसी के साथ बैठ रहा हूँ, कहीं लॉबिंग कर रहा हूँ, ये तो कहीं कर भी नहीं पाता, आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ हिस्सा वैसा भी है जो संबंध आधारित चीजें मिलती हैं, कुछ ऐसा भी है जो आपको काम आधारित मिलता है, तो आप उसी को मेहनत से बड़ा करने की जरूरत है, यही बात है। तो नए लिखने वाले हैं वो कैसे आगे आएंगे? उनको पता ही नहीं ना रास्ते। हम तो नए लिखने वाले ही हैं, आए साथ में चलें, उनको दिक्कत क्या। वही लोग जो नए लिखने वाले हैं वो बहुत जल्दी पुराना होना चाहते हैं। हाँ, एंजाइटी है ना अलग की, उनको जल्दी फेमस होना, जल्दी वो होना है, वो मुश्किल है काम, उनको समझना चाहिए। अभी मैं जहाँ पर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, जितने आत्मविश्वास के साथ, बहुत प्रमाणिक तौर पर कि हिंदी की दुनिया ऐसी है, वहाँ किताबें ऐसी बिकती है, मुख्यधारा इसको करते हैं, अगर मैं इस पर बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए मुझे 8-9 साल का समय लगा है। लेकिन अगर यही पॉडकास्ट देख के नीचे दो कहेगा अरे यार तुम क्या बोलोगे जो हम बोलते हैं, उसको बताइए। वहाँ मैं भी था 6 साल पहले, ऐसे ही बोलता था मैं भी ऐसे ही बोलता था। अब मैं तो साधारण आदमी हूँ, मैं तो देश के बड़े बड़े लेखकों के नीचे जाकर कमेंट करता था उल्टे सीधे, और मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया कभी, नहीं तो मेरा मन बढ़ जाता, मैं क्या फिर लिखता, खाक लिखता। नहीं, एक पुरस्कार के बाद कोई भी पागल, मुझे 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला, पागल होने के लिए काफी था। तब जब मेरे साथ कोई नहीं था दिल्ली में, मतलब कोई, मैं किसी लेखक को नहीं जानता था, तब मुझे मिला।
मैंने साहित्य अकेडमी का जो दफ्तर एक बार देखा था, वो जो किताब देने गया था तब मुझे मिला, लेकिन संयोग में नहीं पगलाया। अधिकतर लोग पगला जाते हैं, भौरा जाते हैं। दरअसल है क्या कि जो, और एक बात मैं बोलूं अपनी तरफ से, सबसे बड़ा बात है आत्ममूल्यांकन। हिंदी की दुनिया में एक नकलीपना है कि वो बेस्ट सेलर, अगर मैं उसको बोल रहा हूं तो उसको क्यों मानता है खुद को बेस्ट सेलर? उसको इस बात का इल्म जब है कि मेरे रॉयल्टी मुझे आया नहीं, तो आईना में चेहरा देख के शर्माता क्यों नहीं है? ये सब जो लिस्ट में नाम आ गया, अरे तो लिस्ट में नाम आ गया तो तुम उसको एंजॉय करो चुपचाप, किसी को बताओ मत यार, वो सब छलावा है ना यार जीवन का। कितना तुमको रॉयल्टी आता है उससे तय होगा बेस्ट सेलर। तुमको महीना में लाख रुपया आ रहा है, 2-3 वो रॉयल्टी थोड़ा ना रिवील करेगा। हम एक डिजिटल, यही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं करेगा तो उसको अपना मूल्यांकन करना होगा कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, उसी से वो आगे बढ़ेगा। देखिए जो बेस्ट सेलर, झूठ में जिएगा तो नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो बेस्ट सेलर जिनकी आ रहे हैं सूचियों में, जैसे हर कुछ संस्थान है जो बेस्ट सेलर सूची देते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे नाम है, और क्योंकि किताबों के सुने भी नहीं होते हैं, ना लेखक का और ना ही किताब का, लेकिन वो बेस्ट सेलर है। अमेज़न पे भी कभी भी कोई सूची, मैं कह रहा हूँ कि एक नया प्रमाण पत्र जो चला है, मैं यही कह रहा हूँ कि अब उसमें मेरी भी किताब है, लेकिन मेरी 2 किताबें बेस्ट सेलर की सूची से तो बाहर हो गई हैं, क्योंकि अभी जो सूची एक आती है, जैसे एक अखबार की सूची आती है, उसमें 5 साल की किताबों का देते हैं, तो डार्क हॉर्स हो गया अब 10 साल, और अवघड़ भी हो गया 5 साल। हाँ, तो मेरी 2 किताबें बेस्ट सेलर की सूची से बाहर हो गई। एक बची यार जादूगर, वो आ जाती है। यार जादूगर बेस्ट सेलर है, वो मैं तब मानूंगा जब मेरी रॉयल्टी कितनी है। तो मेरी मैंने सोची 50,000 का संस्करण बिका मेरा, अभी दूसरा संस्करण चल रहा 25,000, क्योंकि मैं संस्करण बोल रहा हूँ, संख्या बता रहा हूँ। हिंदी के लेखकों को पहले ये ईमानदारी लानी होगी कि संख्या बोल पाए। अब आप सोचिए कि यार जादूगर बिकेगा 200, और वो बेस्ट सेलर की सूची में रहता, तो मैं उसको बेस्ट सेलर मान भी लूं तो उससे क्या, 200 किताब का रॉयल्टी हुआ 4,000 रुपया, 200 MRP है 20 रुपया के हिसाब से, 4,000 रुपया, लेकिन मैं बेस्ट सेलर हूँ भारत में। तो अगर मुझे अपना ही मूल्यांकन में ईमानदारी से नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या बढ़ूंगा? तो लाख किताब अवघड़ बिक रही है, डार्क हॉर्स बिक रही है, ये भी लाख अब क्रॉस नहीं, 75,000 तो इसकी भी संख्या ही है। यार जादूगर की 25,000 का संस्करण अब खत्म होगा, फरवरी मार्च तक में उम्मीद है खत्म हो जाएगा, तो फिर लाएंगे, तो अगले साल ये भी लाख पार कर जाएगा। तो मैं रॉयल्टी उतना का लूंगा, उससे फुल पैंट शर्ट है, गमछा जूता खरीदूंगा न्यू बैलेंस का, तब ना मैं फील करूंगा कि मैं बेस्ट सेलर हूं। अगर ये है ही नहीं तो काहे का बेस्ट सेलर? मैं आपको भारत रत्न मान लूं, इससे होना क्या है जब तक मिलेगा नहीं भारत रत्न सही में। तो बेस्ट सेलर इस देश में नए लेखकों के लिए एक बहुत बड़ा अफीम है, जिसको चटा के आपकी लेखनी को मार दिया जाएगा। उस नशा से बचना होगा। दरअसल जो यूथ है, बहुत सारे लोग मेरे को भी मैसेज करते हैं, या काव्य पे भी इस तरीके के मैसेज आते हैं कि हम कैसे अपनी रचनाएं लोगों तक पहुंचाएं, कैसे लोगों तक पहुंचे। वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनको ब्लूप्रिंट नहीं पता। जब वो जैसे आप जैसे लेखकों की तरफ जब देखते हैं, जो मंच पर भी जाते हैं, जिनकी किताबें भी इतनी बिकती हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक तरह का ब्लूप्रिंट चाहते हैं, या कोई एक रास्ता जो आप बता सको कि आप ऐसे चलो, ये करोगे तो शायद कुछ कर पाओगे। तो वैसा कोई रास्ता है आपके पास जो आप कभी किसी युवा को आप बता पाओ जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा है? हाँ, मैं उनको बस यही मैं किस रास्ते बढ़ पाओगे ये बताना, तो मुझे लगता है ये कोई फार्मूला आधारित बात है नहीं जिसको बता पाऊँ। क्या सावधानी रखनी है बता सकता हूँ, यही सावधानी, तुम्हें कंटेंट ही आगे बढ़ाएगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा लेखक नहीं बना सकती है। बेस्ट सेलर में तुम हर साल हर महीने 1 नंबर पे रहो, फिर तुमको पता है तुम्हारी किताब 100 बिक रही है, तो काहे का बेस्ट सेलर। हाँ, इसलिए तुम्हें एक ईमानदारी से कंटेंट पे काम करना होगा। कंटेंट पर काम करो। दूसरा, प्रमाण पत्र की बेचैनी मत रखो। तुम्हारा प्रमाण पत्र पाठक देगा, तुम उसके प्रति जिम्मेदार रहो। बाकी कोई तुमको दद्दा दद्दू बाबूजी भैया ये सब जो तुमको बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आज तक किसी को अपनी किताब नहीं भेजी है कि मुझे पढ़ के टिप्पणी दीजिएगा, और मेरा संयोग है जीवन का। मुझे पहली बार मैं जब किताब देने, जब छपी नहीं थी, तब आदरणीय चित्रा मुदगल जी के पास गया था, पाँव छुआ, किताब दिया, और उनका आशीर्वाद कि उन्होंने पढ़ के 15 दिन के बाद मुझे किताब बता। मुझे मेरे जीवन में एक आशीर्वाद फलित हो गया। दूसरा, मैंने आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी जी को, उन्होंने किताब लिया का देखूं तुमको पढ़ कर, डार्क हॉर्स, दोनों डार्क हॉर्स की बात, उन्होंने पढ़ के मुझे आशीर्वाद दिया। ये संयोग था, क्योंकि मैं किताब लेके घूमता तो मैं उन तक पहुंच भी पाता कि नहीं पहुंच पाता। मैंने पुस्तक मेले में शुरुआत में मैंने भी दिए कुछ किताब लोगों को, उन्होंने आज तक पढ़ के मुझे नहीं बताया। अब बताते हैं
कि मैंने तुम्हारी किताब परसों खरीदी है, मैं पढ़ के बताऊंगा। यहाँ से पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपका किताब बुरा हो सकता है, आपको आलोचना मिलेगी, बुरी आलोचना मिल सकती है, आपको सुझाव मिल सकते हैं कि अपने में सुधार करो। वो मुझे डार्क हॉर्स के लिए भी मिलते हैं, वर्ड के लिए भी मिलते हैं, यार जादूगर के लिए भी मिलते हैं, लेकिन वो यात्रा किताब स्वयं करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो फिर से कह रहा हूँ, नोट डाउन, कंटेंट पर काम और पाठक के प्रति जिम्मेदारी। आपको कोई प्रमाण पत्र बड़ा लेखक नहीं बनाता है। अच्छा, एक चीज और कि ये जो फेसबुक पर लोग लिखते हैं, उनके पास एक स्पेस है लिखने का, उनकी अपनी टाइमलाइन है, उनको एक जगह मिली हुई, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसको भी बहुत सारे लोग तुच्चे फेसबुक के लेखक ऐसे भी बोलते हैं लोगों को, तुच्चे फेसबुक के लेखक। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, इनके बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख रहा है, वो बहुत मेहनत से अपने बुद्धि विवेक से लिख रहा है। आप कैसे किसी को टुच्चा कर सकते हैं इस मामले में कि वो लिख रहा है इसलिए टुच्चा है? उसने लिखा है इसने आपको क्या नुकसान पहुंचाया है? वो छप जा रहा है इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? किसी भी लिखने वाले व्यक्ति को लिखने के प्रोत्साहित करिए, क्योंकि उसी के बीच से कोई प्रेमचंद निकलेगा ना। जब रोज आके लोग लिखेंगे तब होगा। लिखने तो देना चाहिए। यही सब तो अहंकार खा जा रहा है, वो उनको खा रहा है जो वही है, रेत पर जो उंगली से मुख्य नदी मुख्य धारा लिख रहे हैं, ये उनका अहंकार है। मेरी उम्र का कोई लेखक ऐसा कर नहीं सकता है, मेरी उम्र का कोई लेखक ऐसा नहीं कर सकता। अगर नीलोत्पल मृणाल लेखक नहीं होते तो क्या होते? पता नहीं, नौकरी। संगीत तो जानते हैं आप, संगीत आपने सीखा है? नहीं, ऐसा कुछ सीखा नहीं है, बस थोड़ा बहुत गांव में सीखा था। हारमोनियम तो बहुत अच्छा बजाते? हाँ, मतलब हारमोनियम बजा लेता हूँ, कुछ गांव में गुरुजी लोगों से सीखा था थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं श्री राम कला केंद्र में भी सीखने गया था, लेकिन फिर तभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो नहीं हो पाया, नहीं सीख पाया। बहुत भाड़ा लग जाता था मुखर्जी नगर से यहाँ आते में, श्याम कला केंद्र में, श्री राम कला केंद्र में जाने में समय भी लगता था, तो नहीं सीख पाया। दूसरा कि शास्त्रीय वहाँ संगीत सीख रहा था तो थोड़ा सा रुचि नहीं आई। कर रहे हैं, देख रहे हैं, सिखाने वाला बोल रहा है सीखने की कोई उम्र नहीं और इसका कोई अंत नहीं। बोला इसका अंत नहीं है तो दिक्कत है, तो इसलिए बहुत सीख तो नहीं पाया। तो संगीत के क्षेत्र में मैं नहीं जाता अगर लेखक नहीं होता। मेरे गाना उना में कुछ उतना बढ़िया गा नहीं पाता हूँ। ऐसे ऐसे टैलेंट टीवी पर देखता हूँ, बाप रे क्या गाते हैं वो सब। लेकिन आप लगातार पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स तो नहीं लेकिन हाँ आंदोलन और इन सब से जुड़े रहे हैं, छात्र आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स पर भी लगातार आपकी टिप्पणी ट्विटर पर रहती हैं। चुनाव लड़ने का मन है आपका? चुनाव में जाना चाहेंगे? सबका मन रहता है, मन तो सबका रहता है, इसमें विवेक और बुद्धि होना चाहिए कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो जब तक नहीं लड़ रहे हैं तब तक जो है कि कुछ बुद्धि से सोच रहे हैं। जब लड़ने की स्थिति आएगी तब लड़ेंगे, तो अगर स्थिति रही लड़े तब समझिएगा कि होशियारी से लड़ा। बेवकूफ़ी की तरह लड़ने वाले बहुत लोग लड़ रहे हैं। तो मतलब मन तो है चुनाव लड़ने? वो हर व्यक्ति का होता है, दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जो है क्या बोलते हैं वो, हाँ, लेकिन शायद वो उतनी हिम्मत ना कर पाए। बस यही उतनी सी बात है, वही बोलते मन सबका रहता है। आप अंतर यही होता है लड़ने लेने में कौन बुद्धि विवेक से सोच रहा है, कौन परिस्थितियों को समझ के लड़ रहा है, कौन बिना सोचे लड़ रहा है। आप योगी जी से भी मिले थे? हाँ। कुछ कहा उन्होंने आपके साहित्य को लेके, किताबों को लेकर? साहित्य को ही लेके मिले थे, उन्होंने किताब पढ़ी थी मेरी। तो किताब को लेकर बात हुई या 30-40 मिनट तक उन्होंने किताब पर बात की, डार्क हॉर्स पे। या साहित्य को लेकर के भी कुछ चर्चा की? हाँ, साहित्य को लेकर की। जब हमने कहा कि महाराज जी वो फिल्मों के लोग जो है करोड़ों का फिल्म बनाते हैं और उसके प्रमोशन के लिए बड़े बड़े मंच हैं, है ना, तो हम लोग 200 रुपये 300 रुपये की किताब लिखते हैं, हमें कोई मंच नहीं मिलता जहाँ से प्रमोशन मिल सके। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग बोलेंगे, हम देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग जैसे लोग। तो ये तो एक उदाहरण है। अगर मुझे लगता है कि 10 लेखक जाके मिलेंगे आज उनके जैसे और भी लोगों से, प्रतिनिधि मंडल बना के, तो वो भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन के लिए आए और बात करें, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। और योगी जी ने पढ़ा, मेरा तो पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। भाई कोई इतना व्यस्ततम और इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसके बारे में एक छवि है कि केवल बुलडोजर चला रहा है, वो किताबें पढ़ रहे हैं और आधा घंटा 40 मिनट किताब पे बात की उन्होंने। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं कि पहले की जो सरकारें थी, नेता थे, वो साहित्यकारों की मदद लेते थे अपने काम को चलाने में, या उनको राज्यसभा भी भेजते थे, वो बहुत सारा कुछ पढ़ते थे, उनकी सलाह लेते थे। तो अब लग रहा है कि इस तरह की स्थिति साहित्यकारों की है जहाँ राजनेता उस लाठी का प्रयोग कर रहे हैं सहारे के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है ना, तो अब कंटेंट क्या बोलते हैं, पेड कंटेंट क्रिएटर अब मिलने लगे हैं, सोशल मीडिया टीम बैठने लगी है। तो एक तो साहित्यकारों का महत्व यहाँ पे थोड़ा सा इस मामले में घट गया कि आप कोई स्लोगन जैसे उनको नारा कोई बनाना है,
उनको भाषण लिखना है, तो उसके लिए उन्होंने स्टाफ रख लिए हैं जो कंटेंट क्रिएट करके दे रहे हैं। बरिस्ता का कॉफ़ी आ रहा है, कुकीज़ खाते हैं और लिखते हैं, चुटकुले बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, है ना, शायरी लिख रहे हैं, इंटरनेट से जुगाड़ कर रहे हैं। तो वो खा गए इनका जगह। दूसरा ये है कि वैचारिक प्रतिबद्धता से पहले लोग जुड़े होते थे, वो कम हो गया है। साहित्यकार को खुद ही नहीं पता है कि 1 लाख पेमेंट वाला कवि सम्मेलन इस राजनीतिक पार्टी का पढ़ रहा है, 1.25 लाख में दूसरे दिन दूसरे पार्टी का पढ़ लेगा, तो वैसे पर कौन भरोसा करे? तो वो तो पैसे के लिए कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे बहुत साहित्यकार थे जिन पर भरोसा किया कि राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ लोग टिके हैं, कुछ लोग पाला बदल ले रहे हैं। तो थोड़ा सा बहुत लोग उत्तर प्रदेश में जाके वो यश भारती सम्मान ले लिए, बहुत लोग कांग्रेस के समय में पद्मश्री ले लिए, बहुत लोग बीजेपी के समय में पद्मश्री ले रहे हैं, राज्यसभा चले जा रहे हैं। ऐसा है, तो बहुत साहित्यकार लेखक ऐसा करते हैं, लेकिन वो वैचारिकी में कहाँ कब तक टिके रहेंगे, चाहे वो दक्षिणपंथ, चाहे वामपंथ, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो समाजवाद के साथ रहेंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वैचारिकी होनी चाहिए। लेखक विचारधारा का लठेत होते जा रहा है कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। वैचारिकी होगी तो अगर समाज में कई बार हो सकता है कि वैचारिकी होगी तो आज आप बीजेपी के आलोचक हैं, कल आप कांग्रेस के भी आलोचक हो सकते हैं, है ना। जिस कांग्रेस ने दिनकर जी को राज्यसभा भेजा, उन्होंने एक समय में इंदिरा जी जब आई तो वो इंदिरा जी के विरोध के लिए उन्हीं की पंक्तियां ने कमाल किया कि सिंहासन खाली करोगी जनता आती है ना। तो ये था साहित्यकार का, क्या बोलते हैं कि ये रुतबा था, और ये मयार गिरने नहीं देते थे वो अपना। तो वो अगर आप रखेंगे तो आज भी वो जगह बनी रहेगी। तो मेरी कोई विचारधारा की प्रतिबद्धता नहीं है, वैचारिकी है। यही मैं कह रहा हूँ कि मैं नौकरी के मुद्दे पर बोलूँगा वो बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, दोनों को अगर मेरी बात बुरी लग रही तो लगे। अच्छा, आपने अभी बोला कि लेखक को जहाँ पैसे मिल रहे हैं वो वहाँ जा रहा है, वो अलग अलग जगहों पे भी जा रहा है। एक मुद्दा बहुत पहले फेसबुक पर ये भी छिड़ा था कि लेखक जो है वो दुनियादार नहीं होता, मन से लिख रहा है और मन की दुनिया में जीता है, तो वो पैसे जैसी चीज़ों के पीछे कैसे भाग सकता है? बाप रे, बाबा भाग सकते हैं जो बता रहे हैं कि मैं मन की दुनिया। आश्रम जो खोला है उसको काजू चाहिए, घी चाहिए। संसार का ऐसा एक व्यक्ति तो कोई ढूंढ के लाए जिसके पास साधन थे, वो भी साधन थे तब त्यागा। साधु उसको कहते हैं जिसके पास साधन हो और त्यागे। ठीक है, लेखक साधु होता है, लेखक को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, लेकिन तब ना जब हो तब त्याग के साधु बनेगा। अब वो एग्जाम्पल भी देते हैं ना, जैसे कहते हैं निराला ने तो सारी चीजें अपनी दे दी थी, उन्हें तो कोई कंबल उड़ा के गया, उन्हें सामने से कोई आता व्यक्ति दिखा तो उसको अपना कंबल उड़ा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो निराला जी को दूसरा कंबल नहीं फिर मिला। ये हिंदी की दुनिया को क्यों खुशी होती है कि निराला जी को एक कंबल था उन्होंने दे दिया, दूसरा का कंबल में ओढ़ लेते तो निराला की परोपकारिता कम हो जाती। क्या निराला को क्रूर माना जाता कि निराला जी ने 2 कंबल दान किया और फिर एक अपना भी ओढ़ लिया? ये कैसा ग्लोरीफाई करना हुआ? क्या दानशीलता का संबंध इससे है कि खुद दरिद्र हो जाने के हद तक दान करना, तभी आपकी दानशीलता को हम वैलिड मानेंगे? बात यह है ना कि साधुता वो प्रणम्य है, साधुता वो वैलिड और प्रमाणिक मानी जाती है जहाँ पर आपके पास कुछ हो तब आप त्यागें। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको दरिद्रता कहते हैं, उसको साधुता नहीं कहते कि मैंने सब कुछ त्याग किया। हिंदी की दुनिया में दरिद्रता को ग्लोरीफाई करने की एक का फैशन एक चलता है, ठीक है ना। मान लीजिए आजीविका का लेना, ये वैभव और सुख विलास और अय्यासी नहीं है। हिंदी के लेखक कभी भी 200 करोड़ 500 करोड़ की कामना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो 4 रोटी खा रहे हैं, ये तो साधु संत भिक्षाटन से भी खाते थे, तो आप किताब के रॉयल्टी से या कविता के फीस से नहीं खा सकते हैं। तो आप अब सोचिए कि एक आजीविका को कितना बड़ा बात बना के कि ये लगता है कि मैं सुख और वैभव को भोगता हुआ कोई यूं जो है कि लेखक जो है अपने लेखन को अरबों में बेच रहा हो और सुख को भोग रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। हिंदी की दुनिया में, हिंदी की दुनिया आजीविका का सोर्स बन जाए, स्रोत बन जाए, यही एक लड़ाई अभी चल रही है हमारी पीढ़ी में। और अगर हमें ये बोल के हतोत्साहित कर दिया जाए कि तो हिंदी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो हम साधुता कहाँ से लाएंगे जो सब कुछ रहने के बाद त्यागेंगे? पर अभी पैसे ठीक ठाक मिलते हैं, पैसे ठीक ठाक मिलते हैं, पैसे ठीक ठाक मिलते हैं, उस इस तरह से मिलते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जी सकें। तो एक अच्छा जीवन जीना, ये पूंजीवाद और पैसे के पीछे भागना है। आप तो अगर ऐसा होता कि आप पैसे के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है, तब भी पैसा कहाँ है हिंदी की दुनिया में? मैं तो ये भी कह रहा हूँ, कितना मिल जाता है। आप पैसा होना
मतलब अब 2-4 करोड़ रुपया आज के समय में पैसा कोई वैभव सुख विलास का है क्या? ऐसा कुछ है नहीं ना। यहाँ 200-400 किताब का लड़ाई चल रहा है। एक आध दो हम लोग ऐसा आदमी है जो लाख को छुआ और 5 लाख 6 लाख किताब बेच के अगर मान लीजिए 70-80 लाख 1 आध करोड़ का आंकड़ा कोई छू लेगा अगर थोड़ा बहुत, उसको भी ये बोल के हतोत्साहित कर जाएगा ये लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं कवि सम्मेलन में जाऊँ 1 लाख रुपया ले लूँ अगर, है ना, तो महीने में मान लीजिए 1-2 कवि सम्मेलन 3 कवि सम्मेलन कर लूँ, वो बहुत बड़ा कितना हो गया, सालाना 50 लाख 60 लाख रुपया होगा, 60-70 लाख रुपया सालाना होगा। 60-70 लाख रुपया सालाना कमाने वाला क्या राजा चंद्रगुप्त मौर्य है? लोग ओला में कार जो चलवा रहा है अपना वो हमसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो ये हिंदी की दुनिया को थोड़ा सा क्या है ना, काम कम और इन लोगों को जो है कि थ्योरी ज़्यादा याद हो गया, तो इस कारण से बहुत दिक्कत हो रहा है। हिंदी के कवियों को पैसा मिले, लेखकों को पैसा मिले, वो कभी भी 200 करोड़ 300 करोड़ का ख्वाब नहीं देख रहा, उनको देखना भी नहीं चाहिए। अगर वो देखे तब आप कहे कि पैसे के पीछे भागना। 4 रोटी अच्छे से खाना, इज्जत से जीना, अच्छा पहनना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देना, कोई स्वास्थ्य का संकट आए तो उससे निपट लेना, ये एक सामान्य जीवन है किसी भी 21वीं सदी के आदमी के लिए। इसको अगर आप लेखन से कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है। और ऐसे युग में, जो युग ही इतना भौतिक क्यों कहिए कि ताप का युग है, जहाँ पर हर आदमी सुविधा भोगी है, उसके बीच में अगर इस पर आप समझौता करने के लिए तैयार हैं कि हम स्वप्न भी नहीं देखेंगे 200 करोड़ का, तो ये ठीक है ना। ये इतना तो हिंदी का कवि कह रहा है, हिंदी का लेखक कह रहा है। हमारे यहाँ तो हिंदी के कवि और लेखक चार्टर्ड चढ़ते हैं तो फेसबुक पर फोटो लगा रहे हैं, इंस्टा पे रील बनाते हैं। अब आप सोचिए कितना छोटा दुनिया है हमारा, मैंने पैसे के मामले में, कि यहाँ चार्टर्ड चढ़ना एक उपलब्धि और उत्सव है। आप उस दुनिया को कह रहे हैं कि 4 पैसा कमा रहा है, तो बहुत बड़ा पूंजीवाद हो गया, बहुत बड़ा वैभव सुख विलास हो गया। हिंदी का एक आध कवि अगर मर्सिडीज चढ़ ले रहा है तो आप समझिए इसको उपलब्धि के तौर पे हम लोग बोलते हैं जा जाके, ठीक है। अब हम जहाँ से आते हैं कि हमारे शहरवा में होगा 10 गो मर्सिडीज, जो कविता का क नहीं जानता है, कोयला का व्यापार करता है, मर्सिडीज चढ़ा रहा है। कविता को लेकर लेकिन लोगों की अलग एक थ्योरी है ना उनके दिमाग में कि कवि है तो हर भौतिक सुख सुविधा से बिल्कुल विरक्त होगा। विरक्त कैसे? वही मैं विरक्त वैसे है कि जो है कि महिला कुचला शर्ट पहन के इंडिया हैबिटेट सेंटर में दारू पिए तो वो उदार है, और चाहते हैं कि उस छवि से वो बाहर ना निकले। हाँ, नहीं वो उसको बोलते हैं कि साधु है, क्योंकि पी के उलट गया है, कुछ भी पी लेता है, ओल्ड मॉन्क भी पी लेता है अगर स्कॉच नहीं है तो। क्या साधुता है? इसको ये लोग साधुता बोलते हैं। और हम जो है कि पनीर पकौड़ा खा के कविता अगर पढ़ेंगे और कहेंगे थोड़ा सा नींबू पानी लाइए, कोल्ड ड्रिंक्स पिला दीजिएगा, क्या अरे भोगी विलासी। हम बोलेंगे अच्छे होटल में रोकिए, क्योंकि 10 दिन से यात्रा करते हैं, अच्छा होटल रहेगा, सुकून से 4 घंटा सोएगा आदमी, फिर सुबह यात्रा करेगा। यात्रा इसलिए करना है कि 1 दिन में पहुंचना है तो हवाई जहाज से यात्रा करना होगा, जरूरत है। ये भोग विलास है भारत में या 21वीं सदी में, इसको भोग विलास मान रहे हैं। ये एक साधारण सी जरूरत है। मैं देवघर एयरपोर्ट पे चढ़ता हूँ, ये दिल्ली आने वाले एयरपोर्ट पूरा भरा रहता है, वहाँ 3 एयरपोर्ट दिल्ली आने लायक क्षमता है, 3 हवाई जहाज, ठीक है, पूरा हवाई जहाज भरा रहता है। उसमें से कोई जो है कि करोड़पति अरबपति नहीं होता है, सामान्य लोग होते हैं, लेकिन हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। क्यों? 1 दिन में जाके हॉस्पिटल में दिखाना है, क्योंकि अगर वो दिल्ली में मान लीजिए 4 दिन रहेंगे तो उसका भाड़ा अलग लग जाएगा, रहने का खर्चा अलग, तो फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से चले आते हैं। ये जरूरत है। तो हमें 2 प्रोग्राम पकड़ना होगा, फीस है मान लीजिए हम लोग को 60-70 हजार मिला है प्रोग्राम का, 1 दिन में 2 प्रोग्राम कर लेंगे, एक दोपहर का एक रात का, तो हवाई जहाज से जाएगा, गंगना के पकड़ेगा दोनों प्रोग्राम, फिर सुबह सुबह दूसरा पकड़ेंगे, ये वो भी सीजन में। तो ये कोई भोग विलास नहीं है। तो हिंदी की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बना है। जिस दिन लेखक कवि 100 करोड़ के क्लब के बाहर निकलने लगेगा, 50 करोड़ के क्लब में आ जाएगा, तब कहिएगा कि भाई पैसे के पीछे मत भागो। हो पाएगा ऐसा? हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि उतने वैभव विलास की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने चयन किया है लिखना, तो आपका टारगेट वो होना भी नहीं चाहिए, तो नहीं है। लेकिन अब ये भी ना हो कि मैं अच्छा जूता पहनूं, अच्छा शर्ट पहनूं, अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊं, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊं, अच्छे होटल में ठहरूं और हवाई यात्रा करूं। भाई ये सामान्य जीवन है, जिसको कुछ पैसे आ रहे हैं। तो हर आदमी के भीतर ये लालसा है। अच्छा, देश सेवा के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, देश सेवा की शपथ जो लेते हैं, उनका भी वेतन है इस देश में। हाँ। जो समाज सेवा जनप्रतिनिधि जा रहा है उसको भी सरकार वेतन दे रही है। साधु बनने का पूरा जिम्मा प्रोटीन शेक में मिला के दे दिया लेखक को, कवि को, उन लोग को भी दिया जाए।
जिस दिन ये लोग विधायक वेतन छोड़ देंगे, सांसद, जिस दिन सरकारी नौकरी करने वाले लोक सेवक जिसको बोलते हैं, ये वेतन छोड़ देंगे, लेखक को भी उस दिन एक गिलास शरबत और एक रोटी पर कविता पढ़ना चाहिए। उस दिन हम लोग भी पढ़ेंगे। ये तो खैर मुझे लगता है एक पूरी बहस का विषय भी हो सकता है और बहुत सारे तर्क वितर्क इस चीज़ को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं और वो उस चीज़ को लेकर बहुत जिद्दी भी हैं कि नहीं, लेखक को उनको कोई पूछ नहीं, उनको एक बार पैसा दे के देखिए। इस देश में बहुत सारे बड़े लेखकों को जब ऑफर मिला है पैसे का, उन्होंने लिया है, ठीक है, किसी ने दरवाजे से लौटाया नहीं है पैसा। इसलिए कह रहा हूँ कि झूठ बोल कर नौटंकी करने से अच्छा है कि ये स्वीकार करो कि जीवन में जीने लायक जरूरतें अगर चाहिए तो वो चाहिए। वो आश्रम के साधु को भी चाहिए, वो कुटिया में रहने वाले साधु को भी 3 सांझ का, शाम का भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना चाहिए। भले लकड़ी चुन के शीश ला के दे रहा है, सिलेंडर नहीं है, लेकिन अब उज्ज्वला गैस पहुंच जाएगा, बाबा भी जलाएंगे खच से तुम सूरज सिलेंडर। ये सच है तो उसको मानना चाहिए ना। इसमें भी झूठ बोल के नौटंकी करके क्या फायदा कि मैं अद्भुत अलग अकेला ऐसा हूँ, ऐसा नहीं हूँ। इन सवालों के इतर अब मैं आप पर आती हूँ घूमकर। आप बिहार की अस्मिता को साथ में लेकर चलते हैं, गमछा लेकर चलते हैं। गमछा मूवमेंट भी आपके साथ वो घटना भी हुई और उसके बाद शुरू हुआ, और छठ के गीत भी आप लगातार कई साल से मना रहे हैं। बिहार के गीतों, गानों और बिहार को लेकर एक बहुत अलग तरह की इमेज है, कुछ कहना है आपको इस पर? बिहार को लेकर इमेज है तो आधा इमेज है। हरियाणा के भी गीत अश्लील होते हैं, पंजाबी में अश्लील गीत आते हैं, छत्तीसगढ़ी में भी अश्लील गीत आ रहे हैं, बुंदेली में भी आते हैं, हर जगह। वो लोक की विशेषता है अश्लील गीतों का आना, जहाँ पे शील और अश्लील का अंतर लोक में जो है वो अलग तरीके से देखा जाता है। वहाँ बहुत नैतिकता के प्रतिमान पर कस के गीत नहीं लिखे जाते हैं। हम लोग लोक में गाली देते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में अगर आप सोचिए कि विवाह में जो गाली सुनाया जाता है ना, उसमें कहते हैं कि दुल्हा के बहनी बड़ी होशियार, रखे छौ छौ गो यार, देखो देखो दुल्हा के बहनी बड़ी होशियार, रखे छौ छौ गो यार, ये गाली दिया जाता है ना। तो आप उसको नैतिकता के प्रतिमान पर रख के लोकगीत की रचना करिएगा, लोकाचार की रचना करिएगा, तो ये तो खारिज हो जाएगा कि आप किसी की बहन को आप कह रहे हैं कि छौ छौ प्रेमी लेके घूमती है, शर्म नहीं आती आपको, आप कह सकते हैं। वहाँ महिलाएं गाती हैं, वहाँ महिलाएं मिथिला में गा रही हैं, मैथिली में कि राजा दशरथ देख कैले होशियारी, एक गो मरद पर 3-3 गो नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। रामचंद्र जी को उनको गाली दे रही है मिथिला की नारी। ये लोक वहाँ से बनता है। अब दूसरी बात है, ये हर तरह की लोक भाषाओं में है। अब है कि भोजपुरी के गायक, इसलिए ये तो एक लेयर हो गया। दूसरा लेयर है कि जब भोजपुरी का गाना 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन जाने लगा, तो जो है नंगई शुरू हो गई, जो कि परंपरा के से द्वारा आई गई लोकगीतों का फ्लेवर नहीं था। उन्होंने खालिस बाजारू नंगई जो है वो गाने में शुरू किया। लेकिन वो जो समस्या है वो और भी भाषाओं में है। भोजपुरी में इसलिए ज़्यादा चर्चा होती है बिहार में क्योंकि ये 500 मिलियन जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है, इसी कारण वहाँ चर्चा होती है। तो ये अफसोस की बात है कि ये सब भाषाओं के साथ है कि लोक भाषाओं में परंपरा के नाम पर छूट लेते हुए गंदे गीत रचे जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसका तो विरोध भी होना चाहिए। और उसमें विरोध से भी ज़्यादा एक बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नए लोग हैं वो उसके पैरेलल वही कुछ अच्छे कंटेंट लेके आए, उसके बदला लेने के लिए नहीं, अपनी सोच से लाएं, सकारात्मक लाएं। जैसे उसने कह दिया कि लगाई देव चोलिया के हुक राजा जी, तो ये उसके बदला में लिखने लगे बगवा में कोयलिया के कूक राजा जी, उसी सेम धुन पर ये लिखने लगे, बगवा में बोलस कोयलिया कूक राजा जी। तो ये हो गया कि उस मतलब समानांतर का मतलब वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी सोच से एक वातावरण बनाइए, अपनी रचनात्मकता से गीत लेके आइए, और जो प्रोड्यूसर और ये जो फिल्म मेकर हैं वो अच्छी कहानियाँ लेके आएँ। आज कई बिहार के बड़े कलाकार हैं जो नेशनल हीरो, इंटरनेशनल हीरो हैं, वो भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगे, वो लेके कहानी आएंगे, लोग देखने जाएंगे। आज आप उम्मीद कर सकते हैं कि मनोज वाजपेयी जी कोई भोजपुरी फिल्म लेके आ जाए, पंकज त्रिपाठी भैया अगर आ जाए, तो क्या आपको लगता है सिनेमा हॉल में लोग जाएंगे? जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आर्ट सिनेमा का हमारे अपना एक अलग स्ट्रगल है। आर्ट सिनेमा का स्ट्रगल पॉपुलर जोनर में बनाया जा सकता है। आपको नदिया के पार के गीत सुनिए, आप पॉपुलर था, सिनेमा हॉल में टूट पड़ती थी कुर्सियाँ। नदिया के पार को तो इसी फ्लेवर में बनाया गया था, कुर्सियाँ टूटती थी सिनेमा हॉल में, भीड़ लगती थी। भोजपुरी में वो गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़बो, इसको देखने के लिए कुणाल को हमारे फिल्म इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। वो जितेंद्र की तरह दिखते हैं कुणाल, आप देखिएगा गूगल करके,
वो सब हीरो थे, है ना। तो वो करते थे, वो जादू था उनका, और वो फिल्में हिट होती थी। तो वो, और आज अगर पंकज त्रिपाठी भी आज स्क्रीन पे आ जाएंगे और मनोज बाजपेयी जैसे लोग आ जाएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा अगर भोजपुरी बोलते हुए फिल्मों में दिखने लगेंगे, तो वो जादू होगा। और होगा कि नहीं होगा, इसको तो आपको करके देखना ही होगा ना। बिना किए आप ये कह कैसे सकते हैं कि नहीं होगा। तो वो है। तो इसलिए आलोचना इसलिए भी बिहार ज़्यादा निशाने पर है क्योंकि वो पॉपुलर बहुत है। लॉलीपॉप अमेरिका में बज रहा है, चर्चा भी तो उसी का होगा, यही बात। तो छठ के अलावा भी आप भोजपुरी में कुछ और गाने या गीतों पर? छठ का ही गीत लिख रहे हैं, छठ के गीत में ही हम प्रयोग करते हैं कि नए विषय पर थोड़ा सा लिख पाए, तो उसकी आलोचना होती है, लेकिन हिम्मत करते हैं फिर भी लिखते हैं। यही करना होगा। अब ये नहीं है कि ना हम तो हम गाली दें उसको बदले में किसी को, नहीं, हम लिखेंगे, हम अपने तरीके से काम करेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो छठ का लिखते हैं। बाकी भी भोजपुरी गीत मुझे गाने का मौका मिला नहीं है, और मैं लिख नहीं पाता हूँ बहुत विषयों पर लिख लेता हूँ, तो जहाँ लिख पाता हूँ कोशिश करता हूँ। खैर, फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप, मुझे उम्मीद है कि शायद आप इसके इतर भी और बहुत सारे गाने लेकर आ पाएंगे जो लोगों तक पहुंचेंगे, उनको पसंद है। बिल्कुल, लोक के गीत में कई जो हैं, जो अभी भी मेरे वही है कि डायरी में बंद है, मैं देखूंगा कि उसकी प्रासंगिकता क्या है, वो समाज के किस काम आ सकती है। तो जरूर भोजपुरी में मैथिली में, अंगिका में लिखता हूँ। तो है गीतें लेके भी आता भी हूँ, बीच बीच में मैं यूट्यूब पर गीत लेके भी आता हूँ, हिंदी में भी आता हूँ, तो उसमें भी मेरे देशज शब्द ज्यादा होते हैं, तो वो है, वो कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले गायक हैं। एक बात तो आपको मानना होगा, भोजपुरी के धुन बड़े प्यारे होते हैं। हाँ। बहुत मेलोडियस होते हैं, और उसी के कारण वो सोहर है। हाँ, बहुत पॉपुलर इसलिए नहीं है। या छठ के और भी गीत अभी आप देखिए, अभी सोहर से याद आया, अभी आप देखिए ना, ये राजा जी एक तरह है जरूरत, ये कितना पॉपुलर हुआ। इसमें क्या अश्लीलता तो नहीं थी, सोहर था, बच्चे के जन्म पर गाया जा रहा है। ये दशकों से ये गीत गाया जा रहा है, लेकिन इसको आपने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर जब आपने सुना पंचायत में, है ना, तब अब ये सबके गया। जबकि हमारे गांव में कब से गाया जा रहा है, 50 साल से, 70 साल से, कि बबुआ हमार जीएम बनी है, उससे बढ़ के डीएम बनी है, हो उससे बढ़ के सीएम बनी है हिंद के सनवा ललनवा हमर पीएम बनी हो। कब से गाया जा रहा है, सदियों से गाया जा रहा है, लेकिन आपने तब जाना जब उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला। तो वही बात है, अच्छी चीजों को लाना होगा सामने, लोग जानेंगे। खैर, उम्मीद है कि बहुत सारी अच्छी चीजें और आपके जरिए लोगों तक पहुंचती रहे, आती रहे। विनोदपाल जी, हमने साहित्य पे बात की, साहित्य उत्सवों पे बात की, किताबों पे बात की, रॉयल्टी पे, लगभग हर विषय पे हमने बात की। बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आपसे बातचीत हुई। आखिर में जाते जाते आपको एक कविता या गीत जो भी आप सुनाना चाहें। क्या सुना दूं मैं, वही एक गीत ही भोजपुरी का सुना देता हूँ। एक मिर्जापुरी कजरी है, हालांकि कजरी सावन के दिनों में गाया जाता है, लेकिन एक गीत बड़ा, ये लोकगीत सुनने वालों के बीच में पॉपुलर है, लेकिन वही बात है कि इसको मंच मिले तो ये गीत बड़ा ही सुना जाता है। वो कि मिर्जापुर गईले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमो। मिर्जापुर गईले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमो। अरे मनवा के वेदना बैदो न जाने, कि मनवा के वेदना बैदो न जाने। अरे मनवा के वेदना बैदो न जाने, कि हिया में लागल जाता घून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमो। मिर्जापुर गईले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमो। उसमें कहता है कि पनवा से पाथर भैली मोरी धनिया, कि पनवा से पाथर भैली मोरी धनिया। अरे पनवा से पाथर भैली मोरी धनिया, कि दहिया गलता जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमो। कि पिया चल गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमो।
मैंने आपको इसलिए जहाँ मुझे भोजपुरी का गीत सुना है कि गीत भोजपुरी हालांकि मैंने आपके मुंह से सुना है। हाँ, भोजपुरी के गीत हैं। अब आज कल वेब सीरीज में कोई आ जाए, इसको मान लीजिए दलजीत दोसांझ गा दे लखनऊ के किसी कंसर्ट में, तो आप सुन लीजिएगा भोजपुरी वाला गा के रगड़ रहा है, नहीं लोग सुन रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तब जो है कि वो लोग पियर फराक वाली गाता है और 500 मिलियन जाता है। तो थोड़ा ये भी बात है। कैन नीलोत्पल जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है फिर मिलेंगे आपकी, जब भी नई किताब आएगी तो नई किताब पर चर्चा करेंगे, बातचीत होगी। तो हम बात कर रहे थे नीलोत्पल मृणाल जी से। और जब नीलोत्पल सामने हो तो उनसे 1 घंटे 2 घंटे नहीं, पूरे दिन बात की जा सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला काव्य। धन्यवाद।